से। लेकिन उसको कोई बताने वाला ये नहीं है कि नशे बेचने वाले को या कुछ भी बेचने वाले को, जो भी आदमी बेच रहा है, उसे अपना तंत्र चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था चलाने के लिए हर रोज नए कस्टमर्स की जरूरत पड़ेगी। जब हम में से इन पड़ोसियों में अगर हम ये कहें कि हम 20-50 लोग रहते हैं, वहां 50 लोग रहते हैं, 50 परिवार, जब हम 48 परिवारों के बच्चों को नशेड़ी बना चुके होंगे तो व्यवस्था अभी बढ़ चुकी होगी, तो उस बढ़ी हुई व्यवस्था के लिए फिर हमें ज्यादा धन के लिए ज्यादा कस्टमर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो 2 लोग बचे हुए हैं, उसमें एक पुलिस वाला है और एक नेता है, उसका बच्चा बच जाएगा क्या फिर आखिर में? सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब अगर कहीं जुल्म हो रहा है, अगर कहीं नशाखोरी हो रही है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है और हमें यह लगता है कि हमारे बच्चे अभी तक बचे हुए हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बचे रहेंगे। इसका यह मतलब है कि अभी आपका नंबर नहीं आया है, हो सकता है आपके बच्चे का नंबर आने में अभी 20-30 बच्चों बीच में कड़ी का काम करना बाकी है, तो पहले उनका आ जाए तब आएगा आपका नंबर, है कि नहीं? तो उस बंदे को जिसको आप लड़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं, उसको मालूम नहीं है कि अगला नंबर उसके बच्चे का आ सकता है, और इसीलिए वो उस पर कोई कदम नहीं उठा रहा। इसी तरह से अगर आपको यह मालूम पड़ जाए कि जो भी आप कर रहे हो, आपने कहां घर लिया है, किस तरह का मकान बनाया है, कौन से स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, वो किस तरह का सिलेबस पढ़ता है, वो कौन सी नौकरी करता है, कितना तनख्वाह लेता है, और आप कौन सी गाड़ी में चलते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे जूते पहनते हो, कैसे आपका जीवन शैली आपकी कैसी है, बाहर कितना खाते हो, घर में कितना खाते हो तो किस तरह के प्रोडक्ट्स खाते हो, आप चॉकलेट खाते हो कि गुड़ खाते हो, आप दूध लस्सी घी खाते हो कि आप ये टॉयलेट क्लीनर के रूप में जो, मतलब ये सॉरी कोका कोला के रूप में जो टॉयलेट क्लीनर है आप ये मतलब पीते हो, क्या खा पी रहे हो, इसको आपको बता कौन रहा है, निर्देशित कौन कर रहा है, पीछे से आपके कॉग्निशन में कौन डाल रहा है, दिमाग में कौन डाल रहा है कि आपको ये करना है, आपको छांटना है। आप किसी दुकान पर गए और आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी चीज पीनी है ना? जैसे टॉयलेट क्लीनर्स के भी कई नाम हैं भाई, लिम्का है, कोक है, पेप्सी है, मिरिंडा, ये टाइप मान लो 3-4 हैं ये। तो अब इन चारों में से कौन से टाइप का पियोगे आप, ये आपको कौन बता रहा है ना? तो ये अगर हमें मालूम हो कि हमें वो किस तरह से बता रहे हैं और पूरे सिस्टम को और पूरी व्यवस्था को कैसे चला रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को समझना। और इसीलिए हम ये सेशन ले रहे हैं कि भाई ताकि आप जोड़ पाओ। कई बार हमारी व्यवस्था को, जिस व्यवस्था में हम कहते हैं, असल में वो समृद्धि की व्यवस्था है। कल संजीव भाई ने आपको बताया था, कल रात के सेशन में कौन कौन लोग थे यहां पर, आप सबको कल बताया था कि हम कितने समृद्ध थे। क्यों? कल आपने जाना था कि अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आपके खाते में 5 करोड़ रुपया पड़ा है, आपके घर में रोज झगड़ा होता है, आप बीमार रहते हो, आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं, डिप्रेशन के शिकार हो। एक तो स्थिति यह है 5 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस के साथ, और एक कंडीशन यह है कि आपके खाते में 15 रुपए पड़े हैं, ये मालूम है कि कल को दिहाड़ी जाएंगे, काम करेंगे और कल की रोटी का अरेंजमेंट हो जाएगा, टेंशन कोई नहीं है दिमाग में, सारा परिवार बैठ के खाना खाता है, बीमारी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी फैमिली में प्रेम प्यार है। कौन सी जिंदगी चाहोगे, 15 रुपए वाली कि 5 करोड़ वाली? कोई है 5 करोड़ लेकर के बीमार रहना चाहता है? एक भी नहीं मिलेगा आपको ना। मतलब वो बीमारी में तो आपको आपका घर भी जेल, मतलब हॉस्पिटल कितना ही बड़ा हो, कितने ही करोड़ों रुपया लगा के बनाया गया हो, आलीशान हो, वो भी कैद खाना सा लगता है ना। उसको भी आप अपने ही धन को, अपनी ही कमाई को आप एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए
कुछ लोगों को लगता है कि जो आप बात बताते हो ये बिल्कुल उल्टी है। जैसे हम लोग ट्रैवलिंग के पक्ष में मैं नहीं हूं। वो कहता है ट्रैवल नहीं करेंगे तो हम वो कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा। मैं सड़कों के पक्ष में नहीं हूं, मैं रेल मार्ग के पक्ष में नहीं हूं, मैं हवाई जहाज के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं तो खुद चलता हूं। मैं टेक्नोलॉजी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मोबाइल पर तो वीडियो बन रही है, मैं तो ये यूज कर रहा हूं, माइक तो यूज कर रहा हूं, मैं बिजली तो यूज कर रहा हूं, है ना, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। अब मुझे वो ये कहते हैं कि आप तो विकास के विरोधी हैं। ठीक है, अभी इन पॉइंट्स को समझिएगा, ये कनेक्ट होंगी सारी आपस में। मैं ये जो जितना भी एक एक चीज उठा उठा करके ला रहा हूं, ये सारी चीजें बाद में कनेक्ट होंगे। फिर वो कहते हैं कि अगर सड़कें नहीं होंगी तो विकास नहीं होगा। ओके, फिर हम कुछ चीजें कनेक्ट करके देखते हैं कि भैया चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं अपने जीवन के हिसाब से। मैं तो चलो हो सकता है कि मैं हरियाणा के हिसाब से बोलता हूँ, हरियाणा पंजाब के, क्योंकि उस एरिया में रहता हूं। तो अभी हम महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र के हिसाब से पूछ लेता हूं। हम 40 साल पहले का समाज किस किस को याद है? 30 साल पहले का बोल देते हैं, चलो 30 साल पहले का समाज किस किस को याद है? सबको याद है लगभग। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि 30 साल पहले मां बाप के बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे थे या अब अच्छे हैं? पहले अच्छे थे। चलिए, डिप्रेशन पहले कम था कि अब कम है? पहले कम था ही नहीं। डिप्रेशन नाम की कोई चीज थी नहीं 30 साल पहले। गांव में तो आज भी बहुत कम है, मतलब कोई रेयर ही है, शहर से गया हुआ डिप्रेशन लेके जाता है, जैसे कोरोना लेके जाते थे, है ना, तथाकथित। अदरवाइज ऐसा कोई चीज है नहीं। चलिए, गांव में मतलब अस्पताल या बीमार ज्यादा थे कि कम थे? अस्पताल थे ही नहीं गांव में, है ना। अस्पताल भी नहीं थे, डॉक्टर भी नहीं थे, मतलब अगर नहीं है मतलब जरूरत नहीं थी, वो हो गए। चलिए, आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए, या आप 30 साल पहले तो हम ही बच्चे थे, ठीक है ना, तो 30-40 साल पहले हम स्कूल में जाते थे, हम लोग बस से जाते थे कि पैदल जाते थे? पैदल जाते थे, है ना। पैदल जाते थे तो हम सबको करियर की टेंशन थी क्या? नहीं थी। बच्चे एक मां बाप के ज्यादा थे कि कम थे? आज से ज्यादा थे। बेरोजगारी कम थी कि ज्यादा थी? कम थी। देखो कमाल की बात, जब ज्यादा बच्चे थे तो सबके पास काम था। अभी कम बच्चे हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो अभी हमारे पास काम नहीं है। अभी कह रहे बेरोजगारी बढ़ गई है कि नहीं? हम पहले कम पढ़े लिखे थे तो सबको हाथ था, सब हाथ को काम था। अभी हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं तो अब हमारे पास काम नहीं है। जब हम कम पढ़े लिखे थे, जब कम विकास था, तो हमारे आसपास चिड़िया भी रह लेती थी, केंचुआ भी जिंदा रहता था। छोटे कीट, मतलब हम लोगों ने तो इतना भी इंतजाम किया हुआ था कि इन चींटियों के लिए भोजन का अरेंजमेंट भी कर देते हैं, मकोड़ों के लिए भी कर देते हैं, दूसरे कीड़ों के लिए भी कर देते हैं, मतलब सारे कीड़े भी रह लेते थे और खेत में फसल भी हो जाती थी। नहीं, फसल भी हो जाती थी, सबका पेट भी भर जाता था। वो जो एक इवेंट था कि विश्व युद्ध के आड़ में आपके सारे अनाज को एक जगह पर कंट्रोल करके ले गए और पूरे देश भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। ये प्लानिंग के तहत आप लोगों को ये बताने के लिए था कि आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद जब आपको पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी के फायदे बताने होंगे तो वो खबरें काम आएंगी अखबारों की कि देश में अकाल था, देश भूखा मर रहा था, तो हमको यूरिया, डीएपी ने बचाया था। समझ रहे हो ना? वो उस टाइम पर आज के लिए वो भूमिका बन रही थी। आने वाले वक्त में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ समझते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? हाँ, उसके किए हुए कारनामों पर पर्दा डालने के लिए, आपकी बातों को झूठा साबित करने के लिए, आने वाले वक्त में जब आपके बच्चे आपसे बात करें और बहस करें, और जब आप उनको बताओ कि बेटा ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये जो WHO है, ये तुमको बर्बाद करके छोड़ेगा, तो फिर आपका पोता या आपका बच्चा जब बाप को क्या कहेगा कि आपकी उम्र हो गई है, आपको पता कुछ नहीं है। मैं 20-30 साल बाद की बात कर रहा हूं। जैसे अभी हम उस भूखमरी वाले दौर की बात करके आए हैं अभी, तो अभी हम ये कह रहे हैं कि 30, 40, 20 जितने इतने सालों के बाद आपकी अगली जनरेशन, जिसको अभी कुछ नहीं पता है, जब आप उसे बताएंगे तो वो उन बातों की, यानी आज जो चला 2020 में जो लॉकडाउन में हुआ, उसकी जानकारी लेनी होगी तो वो कहां जाएंगे? सर्च इंजन पर जाएंगे, इंटरनेट पर जाएंगे, मतलब है ना। कोई भी सर्च करेंगे, कीवर्ड सर्च करेंगे कि 2019 में कोई महामारी आई थी, उस महामारी में क्या क्या हुआ था वो जानेंगे, तो अखबारों में आपको क्या मिलेगा? अगर हम ये कहें कि 22 मार्च लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन से लेकर के जिस दिन लॉकडाउन खुला तब तक की पूरी अगर इस कोरोना के दौर की हिस्ट्री को अगर आप खंगालेंगे, तो क्या कहीं पर किसी भी अखबार, किसी भी टेलीविजन की खबर में वो सच्चाई मिलेगी जो हम लोग आपको बता रहे थे? बताइए, कहीं भी मिलेगी आपके बच्चों को, आपके पोतों को? इसका मतलब 30-40 साल बाद वो आज की महामारी को उतना ही सच मानेंगे जितना सच आज सरकार साबित करने की कोशिश कर रही है। नहीं, उसमें आएगा अखबारों में रोज इतने केस आते थे, रोज इतने लोग मरते थे। किसी अखबार ने यह नहीं छापा कि अगर यह महामारी ना होती तो रोज कितने लोग मरते। उतने ही मरते हैं, नहीं, उससे ज्यादा मरते हैं, लेकिन आंकड़ा आ नहीं रहा है। आएगा कैसे? हमको रिसर्च करना सिखाया नहीं स्कूल में किसी ने। आप में से कितनों को रिसर्च करना सिखाया स्कूल वालों ने कि अगर देवेंद्र बलारा जैसा कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलने लगे तो रिसर्च करना फटाफट। भाई यहां बैठ करके मैं कुछ भी बोल दूंगा और आप अपनी मान्यता के आधार पर कुछ भी कमेंट कर देंगे या कुछ भी बोल देंगे, आप भी कुछ भी जवाब दे देंगे। मैं अपनी मान्यता के आधार पर बोल दूं, आप अपनी मान्यता के आधार पर बोल दोगे। एक्चुअल रिसर्च कौन प्रेजेंट करेगा? जिसके पास डेटा होगा। डेटा कौन इकट्ठा करेगा? अभी आज के टाइम पे तो केवल सरकार करती है। अब सरकार आपको डेटा कौन सा देगी? जो उसके काम का होगा वो, या जो उसके काम का नहीं होगा वो? जो उसके काम का होगा। जो आपके काम का होगा वो नहीं देगी। उसका एक उदाहरण देता हूं। 2016 से पहले आत्महत्याएं और क्राइम की डिटेल्स खूब आती थी, ठीक है। अगर आपको मालूम हो, NCABR की रिपोर्ट आती थी, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ना जो पूरे देश का, उसकी रिपोर्ट आती थी। उसमें कुछ आंकड़े आते थे कि देश में भूखमरी की वजह से कितने लोग मरे हर साल, देश में कर्जे की वजह से कितने लोगों ने फांसी लगाई या खुदकुशी की, देश में एक्सीडेंट से कितने लोग मरे, आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से कनेक्ट नहीं हुआ था तो उनको राशन नहीं मिलने से कितने लोग मरे, देश में कितने लोग पलायन कर गए, देश में बेरोजगारी की दर कितनी है, इस वक्त कितने बेरोजगार हैं, एक्चुअल कितने बेरोजगार हैं। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बनी और 2016 में NCABR ने आत्महत्या, भूखमरी और बेरोजगारी के आंकड़े देने बंद कर दिए। पता आपको ये बात? मालूम है कि नहीं मालूम? किस किस को पता है ये बात? 1, 2, 3, 4 लोगों को मालूम है ना। अब हमें पता ही नहीं है कि आंकड़ा ही नहीं आता। जब बेरोजगारी का आंकड़ा ही नहीं आएगा
तो विपक्ष हो या हम जैसे लोग हो या आप जैसे लोग हो, असली सवाल किससे पूछोगे जब आंकड़ा ही नहीं होगा? ठीक है, अब इन्होंने खेल खेला आंकड़ों के साथ ही, क्योंकि देखिए चाहे बजट पेश करना हो चाहे दूसरी चीजें पेश करनी हो, आपको आंकड़े दिखाए जाएंगे, आंकड़े दिखाए जाएंगे ना। आपको असली चीज तो करके दिखाई नहीं जाती, आंकड़ा दिखाया जाए, इतने 1000 किलोमीटर की सड़क बना दी, इतने 1000 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक बना दिए, इतने 1000 करोड़ रुपए यहां खर्च करने हैं, इतने यहां से आएंगे, इतने यहां जाएंगे, आए कि नहीं आए इसका कोई रिपोर्ट आपको देंगे नहीं, वो केवल आंकड़े बताएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विषय में, उसके थोड़ी मोडस ऑपरेंडी के विषय में किस किस को पता है कि वो काम कैसे करती है? थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को? है? यहां बैठे लोगों को भी नहीं पता, तो सोचो आप गांव के आदमी को कैसे बताएगा? अब मैं आपको उसके काम करने का तरीका बताता हूं। 3 महीने का एक कोर्स करना होता है। सरकार ये कहती है हम आपका कौशल विकसित करेंगे, इसके लिए 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर के उम्र का कोई भी व्यक्ति PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हिस्सा बन सकता है। यानी कि इस टाइम पे जो बच्चे स्कूल में हैं वो अगले साल उसमें एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। जो कॉलेज में है, जितने भी बच्चे कॉलेज में हैं और जो बाहर काम कर रहे हैं दुकानों पर, वो हर आदमी उसमें एलिजिबल है। उसका एक सेंटर खोलने का सरकार ने निर्णय लिया, जिला वाइज भी, और फिर जिले में अगर कैपेसिटी पूरी हो गई तो उस मतलब ब्लॉक वाइज भी। तो आपके गांव में कोई स्कूल है अगर बड़ी सी बिल्डिंग वाला, वहां पर कौशल विकास योजना का बोर्ड लगा होगा। अब आप वहां जाइए और पता कीजिए कि कौशल विकास योजना में एडमिशन कैसे मिलेगा। आज के टाइम पर तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं 2016 की बात बता रहा हूं जब ये आंकड़े बंद हुए तभी की, क्योंकि वो आपस में कनेक्शन आपको समझ में आना बड़ा जरूरी है। मैं आपको बाकी चीजें जो जन्म से मृत्यु तक और मतलब सुबह से शाम तक वाले कनेक्शन वो फिर यही लेकर आऊंगा। अब उस टाइम पर जब एडमिशन के लिए आप वहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दफ्तर में जाएंगे, वो किसको मिलेगा? पहले तो उन्होंने कहा कम से कम इतना एरिया होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आप वो सेंटर ले सकते हो। तो कुल मिला के वो सारा का सारा वही आदमी ले सकता था जिसने पहले से कोई कॉलेज या कोई स्कूल बनाया हुआ है। समझ गए ना? और वहां पर ऑलरेडी बच्चे ऑलरेडी हैं ही हैं। अब इसमें जब आप एडमिशन कराएंगे, जब आप वहां एडमिशन कराएंगे, एडमिशन होते ही कई जगह पर 3000 रुपया और कई हजार पर पूरा कोर्स के 15,000 रुपया महीना वो ऑनर को मिलेगा जो भी इस कोर्स को करवा रहा है। आपके लिए वो फ्री है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ना कौशल विकास योजना में, आपके लिए वो फ्री है, लेकिन जो करवाने वाला है उसको उसका हर बच्चे की फीस मिलेगी, सरकार देगी आपको। और प्रेफर किया जाएगा, प्रेफर क्या किया जाएगा यार, 2016 से लेकर आज 2024 है, 8 साल हो गए हैं। जितने भी लोगों ने ये सेंटर लिए थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के, आपको पता चलेगा उसमें से 90% लोग या तो बीजेपी में हैं, मतलब उस अगर यहां पर उद्धव ठाकरे की थी तो वो शिवसेना में मिलेंगे। ये मतलब समझना नहीं ना आपको। बीजेपी कहने का मतलब ये है कि जब मैं सेंटर की बात करूंगा तो बीजेपी, स्टेट की बात करूंगा तो स्टेट की सरकार। तो मतलब मैं पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, वो मौजूदा जो सरकार है उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर हो गई ना आपको? राजस्थान की बात करूंगा, जब राजस्थान में बीजेपी बोलूंगा तो 2019 की बीजेपी राजस्थान में अशोक गहलोत थी, कांग्रेस वाली बीजेपी। पता ना कांग्रेस वाली बीजेपी और बीजेपी वाली कांग्रेस का क्या खेल है या नहीं? देखो 2014 में सरकार बनी थी नई, जिसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोगली साहब। उसमें जब वो प्रधानमंत्री बने तो 282 सीट आई थी टोटल बीजेपी की। पता है ना आपको? एनडीए की 325 के करीब टोटल हो गई थी। उसमें से 144 पार्लियामेंट के मेंबर वो थे जो पहले यूपीए में थे।
कांग्रेस में थे, समझ गए ना? तो ये भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस वाले लोग भाजपा में शामिल हो गए, तो असल में ये भांजरेस सरकार थी। भांजरेस बोलते हैं हम इसको, भाजपा प्लस कांग्रेस, ठीक है? तो ये भांजरेस सरकार में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और हरियाणा में अगर बीजेपी है, तो मैं जिस स्टेट की बात कर रहा हूं आप उस स्टेट की सरकार से उसका मतलब लेना, आगे भी फ्यूचर में भी मतलब। तो ये बिल्कुल मत मानना कि मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का विरोधी हूं। मेरे लिए सब एक जैसे उन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों के पालतू कुत्ते हैं, सब पार्टियों वाले, तो उसमें मेरे वाला भी आपके वाला भी सबका, जिसको आप मानते हो वो भी, जिसको मैंने वोट किया वो भी। अब वो हमारी मजबूरी है ना। देखो हम लोग छोटे चोर को वोट करते हैं हमेशा, अगर हम ईमानदार है ना, तो ये ढूंढेंगे में सबसे कमजोर चोर कौन है, पक्के चोर से बचने की। अगर जो चोर होगा वो बड़ा चोर ढूंढेगा, कोई गली का गुंडा होगा वो कुछ तरीकार को ढूंढेगा, है ना? कोई आदमियों को मारना चाहता है वो किसी आदमखोर को अपना नेता मानेगा, वो अलग अलग है। कोई छोटा दंगेबाज होगा वो बड़े दंगेबाज को अपना नेता बनाएगा। आदमी जैसा खुद होता है वो अपने से बड़े को वैसा ही नेता मान लेता है। तो इसको अभी हम ड्रॉप करके पहले उसी आंकड़ों वाली बात पर आते हैं। तो जब आप दाखिला लोगे तो वो आपके घर में आपसे संपर्क करके बताएंगे, मास्टर जी जो स्कूल के मालिक हैं या कॉलेज के मालिक हैं, कि ऐसा है, सरकार ने एक योजना निकाली है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर आप उसमें एडमिशन लेते हो आपको एक टी शर्ट मिलेगी, एक बैग मिलेगा, एक किट मिलेगी और साथ में आपको 1000 रुपया भी मिल जाएगा। जब आप ये कोर्स पूरा करोगे तो आपको 2-3 हजार भी मिल सकते हैं। बताओ आप में से कौन नहीं लेना चाहेगा भैया फ्री की चीज? हमारे यहां तो मशहूर है, हमारे हरियाणा में तो फ्री का तो जहर भी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब वो ऐसा बोलते हैं, इन्होंने ये कहावतें बनाई है हम लोगों को फ्री की आदत डालने के लिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन वो फ्री में आपको एक कोर्स दे रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ 2 दिन आना है। एक दिन जब आपका एडमिशन होगा तब अंगूठे से जाना, अंगूठा लगेगा आपका एडमिशन का, और एक जिस दिन आपका एग्जाम होगा लास्ट में उस दिन 2 दिन आपको जाना हो और आपको फ्री में बैग, किट और टी शर्ट मिल रही हो, तो क्या नुकसान है भाई? एडमिशन ले लिया। जितने बच्चों का एडमिशन हुआ, जितनी सीटें थी, उतने एडमिशन करके बंदे ने उसके पैसे कमा लिए खूब। कोर्स चला, ना बंदे को आने की जरूरत, ना बंदे को कोर्स करने की जरूरत, लेकिन 3 महीने के कोर्स के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मालिक को उसके पैसे मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे इनमें से जिन लोगों ने सेंटर लिया था ये पीएमकेवीवाई का, उनमें 90% वो लोग थे या तो वो प्रशासन में थे, उनका कोई साथी पार्टनरशिप में, या वो उस मौजूदा सरकार में थे, या फिर आरएसएस से बिलोंग करते थे। मतलब तीसरी जो कैटेगरी थी ना, सरकार, प्रशासन और तीसरी कैटेगरी आरएसएस ओनली। 5-7% लोग ऐसे रखे थे उन्होंने जो ये कह सके कि ये तो देखो ना, ये तो कांग्रेसी है, इसको भी तो मिला हुआ है, बस इतना दिखाने के लिए खाली। अब ऐसे लोगों का पोषण किया गया पैसे से। उसके बाद एक और कमाल की बात हुई इसके अंदर जो आपको नहीं मालूम है। हरेक प्रतिभागी को अगर आप नौकरी दिलवा देते हो, यानी मैं कॉलेज का मालिक हूं अगर, और मैं आपको, मान लो आपने कोर्स किया था नाई का, मतलब बाल काटने का कोर्स तो आपने किया नहीं है, लेकिन आप पहले से किसी नाई की दुकान पर काम कर रहे हो। किराने का किया था तो पहले से किसी किराने की दुकान पर काम कर रहे हो। कोई मैकेनिकल का किया था तो पहले से किसी दुकान पर टायर पंचर का आप कुछ काम कर रहे हो। तो आपको केवल एक कागज लेकर आना है, सिंपल कागज पर लिखवा कर आना है कि मैं फलाना फलाना सलून का मालिक, मैं ये सर्टिफाई करता हूं कि ये इस करण ने मतलब वहां पर कोर्स किया है बाल काटने का, और कोर्स करके अब ये मेरे पास नौकरी लग गया है। मतलब पहले से कर रहा है 8-10 साल से वहां पे काम, उसने सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है। तो वो मालिक कह रहा है तुझे उस सर्टिफिकेट का 1000 रुपया दूंगा मैं। अब वो तो फटाफट अपने मालिक से जाएगा, सर्टिफिकेट का 1000 रुपया मिल रहा है, वो तो काम पहले से ही कर रहा है ना। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि मुझे काम अभी मिला ये कोर्स करने के बाद।
तो भाई आपने उसका कौशल विकास योजना में किया और वो कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया, आपको जानकर हैरानी होगी कि बेचारे बच्चे को तो मिला 1,000 रुपया, 500 रुपया, और जिसने कोर्स करवाया था उसको नौकरी लगने के बाद 15,000 रुपया फिर ट्रांसफर हुआ। ये किसी को नहीं पता ना। सोचो कितने 1,000 करोड़ का घोटाला था, एक भी आदमी का कौशल विकास नहीं हुआ, एक भी आदमी का नहीं ना, और खाते में जोड़ दिए। इतने लोगों को रोजगार दिया, नाई की दुकान पे, किराने की दुकान पे, फुलाने की, ढुमकाने की। आपके आसपास है कोई सा सर्टिफिकेट लेने वाला? है ना? हाँ, नगर सेवक लोग देते हैं। नगर सेवक लोग देते हैं। ठीक है, अब आगे, इससे आगे कहानी बताता हूं। अभी इजराइल में लोगों को मरवाने के लिए लेके जा रहे हैं, और वहां पर क्या कंडीशन रखी है कि वो पीएमकेवीवाई वाला कोर्स किया हुआ होना चाहिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला कोर्स किया होना चाहिए। समझ गए? अब उनको इजराइल भेज रहे हैं, तो लोगों को लगेगा क्या कोर्स निकाला था यार, विदेश में नौकरी लग गई। लेकिन वो असल में विदेश में नौकरी नहीं लगी है। असल में अब क्या होने वाला है वो आपको इस आगे के सेशन में बताएंगे हम, कि आपको विदेश क्यों भेजा जाता है। विदेश भेजने की प्रक्रिया बड़ी कमाल की है ना? शायद आपने इस नजरिए से कभी नहीं देखा होगा। आप सोचो, महाराष्ट्र में कितनी बेरोजगारी है? कितनी है? कम है कि ज्यादा है? ज्यादा बेरोजगारी है। फिर बिहार का आदमी यहां क्यों आता है? यूपी का आदमी यहां आना क्यों चाहता है? मेरे हरियाणा से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, बैंगलोर से भी आते हैं। अगर यहां बेरोजगारी ज्यादा होती तो यहां क्यों आते भैया? बांग्लादेश से भी आते हैं ना यहाँ, तो पश्चिमी बंगाल से, वेस्ट बंगाल से भी बंगाली भी रहते हैं यहाँ आकर के। तो अगर बंगाल में बेरोजगारी, वहां मान लेते हैं कि वहां बेरोजगारी थी, वो बेरोजगारी के हालत से छोड़कर किसी दूसरे बेरोजगारी की जगह पर क्यों आएगा? और कमाल की बात बताऊं मैं आपको कि बांग्लादेशी आया था बेरोजगारी को छोड़ करके, लेकिन बांग्लादेश उसमें बंगाली आया था बेरोजगारी का इलाका छोड़ करके, और उस बंगाली के इलाके में बांग्लादेश से आ रहे हैं रोहिंग्यास। नहीं, अगर पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अगर बेरोजगारी होती तो रोहिंग्या को कहां से मिलेगी भैया? मेरे हरियाणा में भी लोग यही कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कैसे यूपी बिहार वाले लोगों को नौकरी मिलती है, काम मिलता है? अच्छा, कमाल की बात बताता हूं, रिपोर्ट पढ़िए। कनाडा की सरकार और कनाडा के नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है। अमेरिका के अंदर बेरोजगारी बहुत है। सारे के सारे जिनको आप डेवलप्ड कंट्री बोल रहे हो, कहीं पर काम रोजगार नहीं है, तो हमारे वाले वहां जा रहे हैं। देखो, बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में आया, वेस्ट बंगाल वाला महाराष्ट्र में आया, यूपी बिहार वाला हरियाणा पंजाब में आया, और फिर हरियाणा पंजाब और नॉर्थ इंडिया वाला कनाडा में निकल गया, कनाडा वाला अमेरिका चला गया, अमेरिका वाला ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऑस्ट्रेलिया वाला दुबई चला गया। ये चल रहा है सारा कुछ। क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह पर बेरोजगारी है और वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी जगह से आए व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है ना? अब इसका दूसरा एक और एंगल दिखाता हूं। सरकार गरीब लोगों को मकान बांटने का वादा कर रही है, दावा भी कर रही है। गरीब लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, फ्लैट दिए जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी मकान है, ये सारे अपने नीलामी रुकाने के लिए यहां जनता सरकार मोर्चा में आए हुए हैं। ये जवाब की बात, अरे जिनके पास है उनका तो रहने दो। पॉइंट टू बी नोटेड बिलो। है कि नहीं? गजब साइंस है ना, साइंस सरकार की। और हमको समझ में नहीं आती है ये बातें।
अच्छा, ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें खुलेंगी कि यार असल में ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था। कर्जा माफ करने की बारी आती है, नीरव मोदी का हो गया 8,000 करोड़ रुपया, तो विजय माल्या का ही हो गया था। नीरव मोदी का कितना था, 5,000 करोड़ था कि 15,000 करोड़ था? सुभाष चंद्र का था, अभी अभी था 5,000 करोड़, तो उसका ताजा ताजा था, उससे पहले पड़ा था। अच्छा, कभी किसी का 156 करोड़ का, तो ये तो मतलब छोटे छोटे 156 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट है ना। अभी रिलायंस का 10,000 करोड़ कर दिया, कभी 15,000 करोड़ अमेजन का कर दिया, कभी 50,000 करोड़ किसी का कर दिया। ऐसा करके मान लो उन्होंने लगभग 200 मेरे ख्याल पिछले साल ही उन लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा तो एक ही व्यक्ति का माफ किया था। और कैलकुलेशंस करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा पूरे भारत के, आपके महाराष्ट्र में, विदर्भ में बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है तो वो विदर्भ का कर रहा है। अगर मैं पूरे भारत के किसानों का कर्जा लेता हूं, उसका कैलकुलेशन करता हूं और ये कहता हूं कि जो उद्योगपतियों का पिछले 5 साल में कर्जा माफ हुआ है, अगर उसके साथ कंपैरिजन लगाऊं तो मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम हमारे सारे किसानों का 10 बार कर्जा माफ हो सकता है उतने रुपए में। उनका इतना कर्जा माफ कर चुकी है सरकार। उद्योगपतियों का कर्जा माफ क्यों करती है? ना जी ना, फंड तो यार हम दे देंगे सारे मिला करके। अगर हमारा कर्जा माफ करते हो तो जितना माफ करते हो उसमें से परसेंटेज लगाएंगे, उद्योगपतियों से फालतू दे देंगे हम उनसे। और जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स से ही तो वो लोग उन उद्योगपतियों को मतलब पैसा देते हैं। किसानों से खेती छुड़वानी है, एक बिंदु ये हो गया। और एक एंगल ये भी तो हो सकता है कि जैसे आजकल हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और जिस तरह से जनता सरकार मोर्चा को सरकार टारगेट कर रही है और जिस तरह से लोगों के घरों की जब्ती का उन्होंने स्पीड बढ़ा दिया है, जैसे सरफेसी एक्ट को बड़ा फास्ट उन्होंने एक्शन में ला दिया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जब्ती अडानी की क्यों नहीं होती है, अंबानी की क्यों नहीं होती? इसका कारण ये भी हो सकता है कि विजय माल्या की इसलिए नहीं होती कि विजय माल्या उनको ऐसे बोल देता है, देख ले फिर तेरा पैसे छापने वाला खेल बता दूंगा दुनिया को। अगर ये सरकार का केवल पैसा छापने वाला खेल पब्लिक के सामने आ जाए ना, आप लोग अगर पब्लिक के सामने उसको भी ले जाओ और पूरा भांडा फोड़ कर दो, तो भी सरकार के पैरों के नीचे की जमीन निकलती है। सरकार के नहीं, पूरे तंत्र को चलाने वालों की। लेकिन हमारे पास थोड़ा समय की कमी रहती है ना, हम लोग अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हमारे पास अब समय है ही नहीं किसी भी चीज के लिए। हम करना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई नहीं किसी का साथ देता, तो हमें अपना ही सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। अब हम यहीं पर आ जाते हैं कि हमारे पास समय भी नहीं है, हमारा मन भी नहीं करता किसी का काम करने का, और अब हम उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं। अब जरा कैलकुलेशन करके थोड़ा सोच कर बताइए, समाज में उदासी और निराशा पहले से कम है कि ज्यादा है? आज ज्यादा है। अगर किताबें पढ़ने का शौक हो हमको और इतिहास पर नजर डालें तो कुछ चीजों का निष्कर्ष मैं आपको निकाल के देता हूं। उत्साही, आंदोलित, हंसने वाले, खुश आदमी को आप कभी गुलाम नहीं बना सकते, है ना? निराश, हताश, अकेले आदमी को, मतलब संगठित आदमी को नहीं बना सकते। अकेले आदमी जो पड़ा है उसको आप गुलाम बना सकते हो। ठीक है? अच्छा, ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि एक दौर ऐसा था जब अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था। सुना ये सबने? सुना है। इसका मतलब एक दौर ऐसा था कि जब अंग्रेजों का राज ज्यादातर धरती के देशों पर था। वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं हमको, झूठ है कि सच है हमें नहीं मालूम,
मुझे जहां तक मेरा जो अनुमान कहता है, मैंने अभी रिसर्च नहीं कही है, लेकिन जो मेरा अनुमान कहता है वो ये कहता है कि झूठ है, कोरा कोरा झूठ है। क्योंकि मेरे भारत में ही गुलामी नहीं थी। मैं अपने गांव की बात करता हूं। मैंने अपने दादाजी से जानकारियां ली हैं पहले, और उससे पहले ली हैं। मैंने अपने दादाजी से एक बार पूछा था, जब उन्होंने कहा ना कि भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो मैंने दादा से पूछा, मैंने कहा दादा अपने गांव में भी अंग्रेज यहाँ पे फिर शासन करते थे? जैसे मैं तो शासन का मतलब ये मानता हूं, मैं तो किताब में पढ़ लिया अंग्रेजों का शासन था, तो मैंने तो सोचा, मैं कहा दादा अपने गांव में अंग्रेजों की गद्दी लगती थी जैसे राजा महाराजाओं की लगती है ऐसे? भाई अंग्रेज यहाँ आकर गद्दी पर बैठते थे? बोले ना। तो अंग्रेज गांव में आके रहते थे? बोले ना। तो अंग्रेज गांव में कुछ करते थे? ना। गांव के लोगों को परेशान करते थे? ना। गांव में खाने को वो देते थे? नहीं। गांव वाले अपने आप अपना उगाते थे, अपने आप खाते थे, अपने अस्तित्व में रहते थे। ना। तो गांव में अंग्रेजों का शासन करते कुछ नहीं था। गांव में शासन नाम की कोई चीज थी नहीं अंग्रेजों के। आपके ठीक है, आपने कभी हिस्ट्री में सुना हो? किसी भी गांव में सुना है भाई अंग्रेज वहां अगर राज करते थे? वो वहां के साहूकार थे, वहां की पंचायत में उनका कोई मेंबर था, वो सरपंच थे, वो फंडिंग देते थे, वो खाने को देते थे, हमारी व्यवस्था को चलाते थे, हमारी न्याय प्रणाली को चलाते थे। कहीं कोई अंग्रेज आकर के हमारे गांव में नहीं रहा भैया। गांव तो आजाद थे, पहले दिन से आजाद थे, कभी गुलाम हुआ ही नहीं वो गांव तो हमारा। क्योंकि गांव के पास अपनी पूरी व्यवस्था थी, कंप्लीट। जैसे आदिवासी कभी गुलाम नहीं हुए, कभी गुलाम नहीं हुए ना आदिवासी। उनको खाने के लिए आपकी जरूरत नहीं, अस्पताल के लिए आपकी जरूरत नहीं, कोर्ट कचहरी पुलिस के लिए आपकी जरूरत नहीं। अपना न्याय करना भी जानते हैं, अपना खाना पीना जानते हैं, अपने कपड़े बनाना जानते हैं, अपना सब कुछ जानते हैं। वस्तु विनिमय और पैसे का लेन देन वो सब जानते हैं। ना उनको आपकी बैंकिंग की जरूरत, ना उनको आपकी मार्केट की जरूरत, ना फार्मा कंपनियों की जरूरत, ना आपके विकास की जरूरत, ना आपकी सड़कों की जरूरत, ना आपकी रेल की जरूरत, ना आपके किसी योजना की जरूरत। उनको आपकी किसी स्कीम से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो वो इंडिपेंडेंस हो गए ना पूरे। तो अगर हम कहें कि अंग्रेजों के राज में वो भी गुलाम थे, वो तो गलत है ना। इसी तरह से हमारे गांव अपने आप में पूरी तरह से आजाद थे, पूरी तरह से। कम से कम कब तक थे वो आजाद? कम से कम 1860 तक तो पक्का थे। क्यों भाई? 1860 का रेफरेंस मैंने इसलिए लिया है, और 1857 की क्रांति का मैं रेफरेंस इसलिए लेता हूं कि 1860 में आईपीसी आया है। आईपीसी बना ना, दंड संहिता बना। और वो कब आया? 1857 के गदर के बाद, क्रांति के बाद। उन क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए आईपीसी आया, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको लठ मारने के लिए पुलिस का कानून आया 1861 में। क्यों जी? यानी पुलिस भी नहीं थी उससे पहले, कोर्ट भी नहीं थे उससे पहले, और कोई संविधान नहीं था उससे पहले। संविधान तो बहुत बाद में आया ना भाई, मान रहे होंगे आप ये बात को। उससे पहले हमारे देश में लिखित संविधान नहीं था। अगर लिखित संविधान भी नहीं है, दंड संहिता भी नहीं है, और पुलिस भी नहीं है, तो इसका मतलब सदियों से अगर हमारे पुरखे रह रहे थे तो उनके पास कोई तो नियम कायदा कानून होगा। बताइए बताइए, हाँ बोलिए ना, क्या था वो नियम कायदा कानून? पंचायती व्यवस्था रही होगी। फिर वो मेरी पंचायती व्यवस्था और आपकी पंचायती व्यवस्था एक ही होगी या अलग होगी? अलग अलग होगी। ऑब्वियसली जंगल में रहने वाले की जरूरत और नगर में रहने वाले की जरूरत अलग अलग है, उसके सर्कमस्टेंसेस अलग है। उसके भाई आप सीबीएसई का सिलेबस पढ़ा रहे हो, गोवा वाले को भी, पहाड़ वाले को भी, राजस्थान वाले को भी, तो वो तो बेरोजगार हो ही जाएगी। वहां की जरूरत के हिसाब से वहां के बच्चों को तैयार किया जाएगा तो ही तो 100% एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। अदरवाइज आप अपने क्लर्क तैयार करते रहोगे तो बेरोजगारों की फौज तैयार करोगे ना।
फिर आप वहां के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हो, तो आप किसी और जगह के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हो ना। देखो जिस जगह अभी हम बैठे हैं, ये गांव अगर अपने बच्चे को ऐसी पढ़ाई पढ़ा दे कि वो अपने ही गांव के विकास में, वहां के ही डेवलपमेंट में और वहीं की तरक्की में अपना योगदान दे और इसी समाज में अपना योगदान दे, तो ना तो उस व्यक्ति को पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत, ना उसको नौकरी पे बाहर जाने की जरूरत, क्योंकि वो वहां के लिए उपयोगी है। वहां के लिए उपयोगी है तो वो क्यों छोड़कर कहीं नौकरी करने के लिए बैंगलोर जाएगा, क्यों दिल्ली जाएगा, क्यों मुंबई जाएगा भाई, है कि नहीं? तो वहां के लिए तैयार सीबीएसई कर देगी, वहां के लिए सीबीएसई क्यों तैयार करेगी? सीबीएसई ने आपके गांव का ठेका थोड़ी ले रखा भैया, आपका गांव तो आपका है, तो इसके लिए तो जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी। तो आपने क्या किया? नहीं, सीबीएसई में जाएंगे। सीबीएसई में क्यों गए आप? क्योंकि सीबीएसई के पढ़े हुए बच्चों को बढ़िया कॉलेज में दाखिला और फिर बढ़िया पैकेज मिलना चालू किया, और उनकी अखबारों में बढ़िया बढ़िया खबर लगनी शुरू हुई, और उनके माँ बाप ने फिर टॉर से बोलना शुरू किया, तो फिर गांव के सबने अपने बच्चे को सीबीएसई में डाल दिया, अपने स्टेट के बोर्ड से हटा करके। नहीं समझे? वो तारीफ हुई, मैं समझा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पे भी थोड़ा काम किया, मैंने उसको भी समझने की कोशिश की है कि आदमी को असलियत में क्या चाहिए। आदमी को असलियत में क्या चाहिए? अगर नाम है, मेरे को तो नहीं चाहिए नाम फेम, मैं तो नेम फेम के लिए काम तो नहीं कर रहा हूं। मैं तो जब इस काम पे लगा था तो मैं तो नेम फेम तो हमें ही मिल गया, मैं तो सोचा था जरूरत है ये करने की। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे, है कोई ऐसा जिसको नेम फेम नहीं चाहिए? कोई है? तो है, अभी कई लोग हैं ऐसे। ऐसा भी होगा जिसको चाहिए, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को नाम चाहिए, मेरे को कमाना है, अपना नाम कमाना है जीवन में, है तो, और कोई बुराई बात नहीं है। देखो कुछ लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को नहीं चाहिए, मतलब सबको नेम फेम भी नहीं चाहिए और ऐसे भी नहीं है कि सबको चाहिए। अच्छा, पैसा किस किस को चाहिए जीवन में? नहीं, सबको नहीं चाहिए, किसी को जरूरत पूरी हो जाए वो बहुत है। पैसा इकट्ठा, मतलब पैसा चाहिए का मतलब पैसे के लिए सब कुछ करने वाला कौन है यहां पर? भाई हम पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं। आप देखो, आपने वैक्सीनेशन की बात बताई, मास्क वाली बात बताई, सच्चाई बताई, जब आपने डिटेल में बताई, तो जो पुलिस कर्मचारी है, जो आपका एसडीएम है, एसएचओ है, जब या आशा वर्कर जब आपके पास आई हुई थी वैक्सीन लगाने के लिए, और उसकी सच्चाई जब आपने उसको समझाई, तो उसने आपको एक डायलॉग बोला था, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो नौकरी करनी है। क्यों जी? अभी तहसीलदार के पास आप अपनी बातें लेकर जाते तो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो डीसी के ऑर्डर का पालन कर रहा हूं। अब डीसी के पास जाओगे, डीसी बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, मैं तो नौकर में तो नौकरी करनी है, दूर से आदेश आएगा, मुझे तो उसका पालन करना है। नौकरी में उसको रसगुल्ले मिलते हैं कि पैसा मिलता है? पैसा मिलता है ना उसको, इसका मतलब वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है ना? ऐसा सब तो नहीं हो सकते, कोई ना कोई ईमानदार लोग भी मिले हमको बीच में इस रास्ते में, जिन्होंने अपनी नौकरी को दांव पे रखकर हमारी मदद की। मिले कि नहीं मिले? इसका मतलब सबको पैसा भी नहीं चाहिए, सब बेईमान भी नहीं है, सबको नेम फेम भी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज है जो आप सबको चाहिए, जो इस पूरी सृष्टि में हर किसी जीव को चाहिए, और वो है एक्सेप्टेंस। वो है इस सृष्टि में अपनी जगह, अपने होने का एहसास। ये तो सबको चाहिए ना? सम्मान के साथ इस सृष्टि में अपने होने का एहसास हर व्यक्ति को चाहिए। और जो भी हम करते हैं, वो सब कुछ केवल वो अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए करते हैं, सिर्फ उस जगह के लिए करते हैं, उस एक्सेप्टेंस के लिए करते हैं। बहुत से लोग इस देश के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को केवल इसलिए वोट करते हैं क्योंकि सब उसको वोट कर रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग वैक्सीनेशन के दौर में इसीलिए वैक्सीन लगवाया क्योंकि सब लगवा रहे थे, है ना?
और आपको मैं बता दूं कि मान लेते हैं हम यहां से 10 लोग चले, पहले आदमी ने अपनी प्लेट खुद धो दी, दूसरे ने भी खुद धो दी, तीसरे ने भी खुद धो दी, चौथा आदमी बिना धोए जा ही नहीं सकता भैया। लेकिन चौथा अगर बिना धोए निकल गया तो अब पांचवें के पास दोनों ऑप्शन आ गए। अब वो देखेगा ज्यादा वाली कैटेगरी में आऊं कि कम वाली में आऊं। अगर वो वाला दोस्त उसका है तो उसी के साथ जाएगा बिना धोने वाले के साथ, अगर उनमें से 2 दोस्त ज्यादा है तो उनके साथ जाएगा धोने वाले के साथ। कहने का मतलब है जब सब वो कर रहे हैं तब हमें करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। दिक्कत कब आती है? जब हम समाज में बिल्कुल अलग थलग कर दिए जाएं। तो समाज के अंदर आप जो भी करते हैं आप केवल और केवल समाज में अपनी जगह ढूंढने के लिए करते हैं। इसीलिए फिर आपका बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है, इसीलिए आपके घर में टूथपेस्ट भी मिलेगी, इसीलिए आपके घर में प्रेशर कुकर भी मिलेगा, इसीलिए आपके घर में गैस भी मिलेगी, इसीलिए आपके घर में वो सब कबाड़ मिलेगा जो जीवन को नरक बनाता है। सब कबाड़ मतलब टेलीविजन भी इसके अंदर शामिल है, डबल बेड भी इसके अंदर शामिल है, टॉयलेट भी इसमें शामिल है, सबके घर में है ना ये सारी चीजें। डाइनिंग टेबल भी इसके अंदर शामिल है, फ्रिज हो गया ये भी इसमें शामिल है। हम सबके पास है क्योंकि हमारी घरवाली हमको ये कहेगी, जैसे मेरे वाली बोलती है कि डाइनिंग टेबल ले आते हैं, कई साल पहले की बात है, बोली डाइनिंग टेबल ले आते हैं। मैंने कहा क्यों? हम तो नीचे बैठ के खाते हैं, हम तो अपने घर में नीचे बैठ के खाते हैं, तो डाइनिंग टेबल क्यों? कहते कोई आ जाए तो मैं किसी और के लिए मैं बुलाऊं। जिसको डाइनिंग टेबल में खाने का शौक अपने घर में खाए, मेरे घर में नीचे बैठने का रिवाज है, बैठ जाएगा, घुटने खराब होंगे, कुर्सी दे देंगे। नहीं भैया, मैं किसी और के लिए अपने घर में डाइनिंग टेबल क्यों लाऊं? मेरे घर में सोफा सेट नहीं है। बोली सोफा सेट ले, मैं क्यों? कोई आ जाए तो मैं अपने घर में सोए, मैं क्यों लाऊं किसी और के लिए? ना मेरे घर में टेलीविजन है कि कोई गेस्ट आ जाए तो कमरे में एंटरटेनमेंट, जिसको एंटरटेनमेंट करना होटल में जाकर रह लेगा। जो मेरे पास आया वो मेरे से बात करेगा ना। जो टीवी देखने आ रहा है वो मेरे घर में आने की क्या जरूरत है? टीवी तो उसके घर में भी यार, होटल में भी अपना जाकर रह ले। अगर मेरे पास आ रहा है तो मेरे से बात करेगा, तब टीवी के लिए कोई जगह नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि वो जो व्यक्ति है, वो जो जिसको मैं अपनी पत्नी बोल रहा हूं और वो आपकी भी पत्नी है, उसका डायलॉग क्या रहता है? कितने लोग हैं जो किराए पर रहते हैं? आप में से कितने? मैं भी किराए पर रहता हूं, हम लोग किराए पर रहते हैं। और जो इनमें से शादीशुदा है, सबकी पत्नी ने एक बार तो कम से कम ऐसा बोला ही होगा कि अपना घर तो होना ही चाहिए। बोला है जी, सबकी पत्नी ने सेम डायलॉग बोला है कि अपना घर तो होना ही चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने ये साइकोलॉजी के ऊपर बड़ा काम किया कि आपने घर क्यों लिया, कहते सबका है। मैंने कहा सबका नहीं है, मेरा नहीं है। तो बोले नहीं ज्यादातर लोगों का है। मैं कहा नहीं, बहुत से लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, अगर सबका अपना घर हो जाएगा तो किराए पर कौन रहेगा? तो वो बोलते हैं कि अपना घर तो होना ही चाहिए। जैसे ही मान लो 2 मम्मी मिली, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, एक मम्मी ने दूसरे से पूछा अच्छा आप कहाँ रहते हो? कि जी मैं वहां रहती हूँ। अच्छा आपका वहां पे अपना मकान है? ना मैं किराए पर रहते हो। उसी से लगता है कि यार इसने अपने दिल में जगह दी नहीं, मतलब अपने को, क्योंकि अपन गरीब लोग होंगे। यहां अगर देखो, अगर अच्छे काम करने वाले लोगों की इज्जत करेगा समाज, तो अच्छे काम करना शुरू कर देंगे हमारे बच्चे। अगर पैसे वालों की इज्जत करेंगे हम, तो पैसा कमाने के लिए दौड़ने लग जाएंगे हमारे बच्चे। अगर अच्छे कपड़े वालों की इज्जत करेंगे लोग, तो अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देंगे हमारे बच्चे। यानी हमारा समाज जैसे लोगों की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, हमारे बच्चे वैसा ही बनना शुरू कर देंगे। आपने वो डायलॉग सुना? किस किस ने नाटक में या टेलीविजन में ऐसा सीन देखा है, जब बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका पापा जो खेत में काम करता है, गरीब है,
वो उससे मिलने के लिए शहर में आता है और अपने दोस्तों के बीच बैठा, अचानक उसकी नजर उसके पापा पर पड़ती है, उसके पिताजी पर पड़ती है और उसको देख के इग्नोर कर देता है और उसे टोकता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं ये कौन है? कोई नहीं हमारे घर का नौकर है। सुना ये डायलॉग? किस किस ने सुना? ये देखो, सबकी क्षेत्रीय भाषा में भी ऐसी नाटक आए, फिर ऐसी फिल्में भी आई और ये सुनिश्चित किया गया कि ये वाला सीन हर आदमी तक पहुंच जाए, है ना? अभी इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। मैं एक छोटे बच्चे का पिता हूं, मान लो आप में से कि आपका बच्चा कभी छोटा भी रहा होगा, बड़ा भी। उसमें अगर वो सीबीएसई में पढ़ता है तो वहां पर एक एक्टिविटी आती है जिसमें वो कहते हैं प्रोफेशन छांटने होते हैं। टेलर को सर्कल करो, किसान को सर्कल करो, है ना, पुलिसमैन को सर्कल करो, फौजी को करो। तो वो उसमें मान लो मैं 2 तस्वीर वहां लगा दूं, एक लगा देता हूं उस बच्चे के पिता की जो कि किसान की वेशभूषा में है, और एक फोटो लगा देता हूं तड़ी पार की जिसने कोट पैंट पहना हुआ है। तड़ी पार को समझते हैं ना? हमारे यहाँ एक ही तड़ी पार मशहूर है, वैसे तो बहुत होंगे। उसकी लगा देता हूं। अब आप उस बच्चे को बोलो कि इन दोनों में से जेंटलमैन को सर्कल करो, किसको करेगा वो? किसको करेगा? अपने पिता को करेगा कभी? समझो ना, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चे को किसी भी व्यक्ति की इज्जत करनी है कि नहीं करनी है उसके कपड़ों से सिखा रहा है, उसके कर्म से नहीं सिखा रहा, वो कैसा दिखता है उसमें सिखा रहा है। बिल्कुल डेप्थ में जाकर समझिए इस कहानी को। आपको टीवी में भी वही सिखा रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट में भी वही सिखा रहे हैं, आपको नेता अभिनेता भी वही सिखा रहे हैं, आपको हर कोई वही सिखा रहा है। कई लोग तो मल इसलिए खाते हैं, मल समझते हैं ना, विमल, है ना? कई लोग तो केवल इसलिए खाते हैं क्योंकि अक्षय कुमार कह रहा है कि खाओ, क्योंकि शाहरुख खान कह रहा है कि खाओ, और क्योंकि अजय देवगन कह रहा है कि खाओ। इनको 3 नेता क्यों लेने पड़े भाई एक ही चीज की एडवर्टाइजमेंट के लिए? देखो ना, समझो, 3 नेता क्यों लेने पड़े? देखो, मुसलमान लोग नहीं खाते, नशा नहीं करते हैं, उनमें नशा हराम है, सभी तरह का जो बाहर का नशा है वो हराम है, उन्होंने कुरान में किया, तो उनके लिए तो अपने शाहरुख खान भैया ले लिए, है ना? वो खान लगाया उसके पीछे, तो इनको लगता है यार अपने वाला खा रहा है, क्या दिक्कत है अगर ये वाला खा रहा है तो, क्यों नहीं? अच्छा, वो फिर एक ने अपना ब्रांड बनाया ऐसी फिल्मों के माध्यम से कि ये देशभक्त है। वो एक्चुअली कनाडा का रेजिडेंट है, एनआरआई है अक्षय कुमार, पता है ना आपको? भारत का नागरिक नहीं है वो, उसने नागरिकता छोड़ी हुई है वैसे से, और पिछले 9 सालों में 11 लाख बिलियनियर्स ही देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं, पैसे वाले लोग जो असली। आपको पता है ना, अडानी ने भी छोड़ दी इस देश की नागरिकता, अंबानी ने भी छोड़ रखी है, पता आपको? अंबानी इस देश का नागरिक नहीं है, पता है क्या आपको ये बात? अंबानी ने भारत की नागरिकता छोड़कर लंदन की नागरिकता को ले रखा है, वहीं पर रहता है, यहां एज ए एनआरआई रहता है, एनआरआई वाली लग्जरी लेता है, वो सरकार से सारे अधिकार एनआरआई वाले हैं उसके, जो विदेशी कंपनियों में एफडीआई वाला मजा है वो लूटते हैं दोनों के दोनों। और सिर्फ दोनों नहीं, जितने मोटे मोटे बड़े मगरमच्छ हैं वो सारे ऐसे ही लूट रहे हैं, पेपरों के जरिए, कागज के जरिए। तो अभी मुद्दा वो नहीं था, लेकिन मुद्दा ये था कि जो ऑडियंस की टाइप ली है, जिस ऑडियंस को उन्होंने टारगेट करना है, अक्षय कुमार, देशभक्ति वाले कौन से हैं अब आजकल पता ही आपको? देशभक्ति का नाटक करने वाले कौन है ना? देशभक्ति के नाम पर पूरा देश बेच गए हरामी, उनको खिलाने के लिए अक्षय कुमार है। तीसरा, एक्शन हीरोज जो पसंद करते हैं, जो थोड़े बड़े हो गए हैं और उनका किसी टाइम पे फेवरेट रहता था अजय देवगन, मेरा भी फेवरेट रहता था, किसी टाइम पर मेरे बालों का छज्जा ऐसे रहता था जैसे अक्षय कुमार उसका अजय देवगन का ऐसे हिलते थे जब मैं चलता था।
कॉलेज के टाइम में, एक्चुअली बता रहा हूं मैं आपको। तो अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब हमारे लिए उन्होंने, हमारे जैसे लोगों के लिए उन्होंने करा। अब देखिए कितने कमाल की तरह से उन्होंने डिजाइन किया कि आपका नेता आपके गांव की जमीन बेच रहा है उद्योगपतियों को, ठीक है। आपका अभिनेता क्या क्या कर रहा है? ऋतिक रोशन कह रहा है कि दारू भी पियो, सिगरेट भी पियो और जुआ भी खेलो, है ना, रमी खेलो। वो ताश खेलने के लिए बोल रहा है। अच्छा, ये नेता आपको कह रहे हैं, ये वाले अभिनेता कह रहे हैं कि आप जो है पान मसाला खाओ, जो लार, जैसे आनंद बोला गया ना कि लार इतनी कमाल की चीज है, उसको थूकते रहो बाहर, वो अंदर नहीं जानी चाहिए आपकी, आप पैसा अरेंजमेंट कर दिया। अच्छा, जो खिलाड़ी हैं वो आपके बच्चों को 3 पत्ती खिला रहे हैं, वो आपके बच्चों को कह रहे हैं ड्रीम इलेवन की टीम बनाओ, जुआ खेलो, साथ में बताते भी हैं कि इसमें जोखिम है भैया, आदत लग सकती है, थोड़ा जिम्मेदारी से खेले। छोटे बच्चे को थोड़ी पता है क्या जिम्मेदारी होती है? कम आवाज में, जिम्मेदारी की भाषा कम आवाज में बोलते हैं। हाँ, वो कम आवाज में फास्ट बोलते हैं, तेज भी बोलते हैं, स्पीड से बोलते हैं ताकि सुनाई कम दे, नहीं समझे? यानी नेता को, अभिनेता को और आपके खिलाड़ी जिनको स्टार कहते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं आपके दिमाग में वो बातें डालने के लिए जो आपके लिए जरूरी हो। जैसे अभी कल की बात है, परसों की, एक ऐसी वेश्या जो है वो मर गई, जो ये कहा करती थी कि अगर वर्ल्ड कप में अगर इंडिया की टीम अगर वर्ल्ड कप ले आएगी तो मैं अपनी नंगी तस्वीरें फेसबुक उस पर डालूंगी, इंटरनेट पे। नाम याद है ना? वो मरी किससे है पता है? हो सकता है 100% चांस है कि उसको जो 2 साल पहले ये सरकारों ने केमिकल बॉडी में डाले हैं, जो इंजेक्शंस लगे हैं, उसका असर निकल करके आया। लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल कैसे किया? सर्वाइकल कैंसर के लिए। देखो ना, एक तरफ खबर आ रही है सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन और तैयार हैं, है ना, समझ गए ना, HPV की एक तरफ तो ये खबर आ रही है, अगले ही दिन खबर आ रही है कि पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से मर गई है, और उसी टाइम पे फिल्मी अभिनेताओं के वीडियो जारी हो जाते हैं कि सभी अपने बच्चों को लगवाओ, 8 से 14 साल से उम्र की बच्चियों को। बहुत दयालु हो भैया, तुम हमको सर्वाइकल कैंसर से मरने नहीं दोगे, तुम हमको कोरोना से मरने नहीं दोगे, कर्जे में दब के आत्महत्या बेशक कर लो, है, मतलब बुखार से बेशक मर जाओ, ट्रॉमा से बेशक मर जाओ, डिप्रेशन से बेशक मर जाओ, लड़ झगड़ के मर जाओ, नशे से मर जाओ, दारू के लिए तुम्हारे लिए नए ठेके खोल देंगे, तुम्हारे गांव में वेश्यावृत्ति खोल देंगे, ओयो सेंटर, ओयो के कमरे ला कर तुम्हारे गांव को रंडी खाना बना देंगे, तुम्हारे घरों को तोड़ देंगे, तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, लेकिन तुमको सर्वाइकल कैंसर से नहीं मरने देंगे। क्या आप बुद्धू समझते हैं यार? है ना? हमको तो बिल्कुल समझाए, हम लोगों को समझ नहीं आता ना कि वो क्या चाहते हैं असलियत में हमसे, क्योंकि हमें एक ही पहलू दिखाया जाता है। एक ही पहलू क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उनको पता है भैया, देश के नाम पर बात करने वाले हर व्यक्ति ने आखिर में आकर के देश को धोखा दिया। समझ गए ना? इन्होंने पहले किसी को देशभक्त साबित किया, फिर उसको बेईमान साबित किया, फिर देशभक्त साबित किया, फिर बेईमान। टीवी का ही काम है भैया, किसी को भी देशभक्त, किसी को भी देशद्रोही एक हफ्ते में बना देगा। अभी कल को केवल और केवल सच्चाई दिखा दो, 2014 से लेकर आज तक के कानून कौन से बनाए, कितने लोग मरे, लोगों की दुर्दशा क्या हुई, कितना पैसा किसके पास बचा, कितना पैसा किसके पास ट्रांसफर हुआ, स्कूलों में क्या हुआ, कितने बच्चों ने आत्महत्या, कितने अपराध बढ़े, कितना नशा बढ़ा, केवल असली फिगर टेलीविजन दिखाने लग जाए, एक हफ्ते के अंदर इस देश की जनता इस मोतीलाल को, जो अडानी का कुत्ता है, इसको गली के चौराहे पर खींच के ले आएगी, यही मारेगी। केवल सच्चाई दिखा दो और फिर ये एक हफ्ते में जिसको चाहे हमारे देश का देवता बना देंगे, जिसको चाहे उसको बना सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास अपनी रिसर्च करने का समय नहीं है भैया। हम तो, हमारे पास कहां पूरे दिन में कितना समय होता है, शाम को अगर हम थक हार के अपने घर आते हैं
सरकारी नौकरी वाला अगर अपने घर पे 5-6 बजे तक आ जाएगा, मास्टर जी होंगे तो 3-4 बजे तक आ जाएंगे, बाकी के लोग जो हैं वो थोड़ा 8-9 बजे तक आ जाएंगे, और जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं वो 10-11 भी आ जाएंगे। वो आए और ना आए बराबर ही होते हैं। एक बार उनकी दिनचर्या पर नजर डालो, आने के बाद उनका फिक्स शेड्यूल है, वो आकर उसी सोफे पर उसी जगह पर बैठते हैं, अपना सामान उसी जगह पर रख के, फिर वो टीवी चैनल का वही चैनल खोलते हैं टीवी का, या अपने मोबाइल पे वही चीज खोलते हैं जो उनको हर रोज खोलनी होती है, और फिर वो वही बकवास सुबह से लेकर शाम तक चलती है, और फिर उसी बकवास को फिर वो उगल देते हैं किसी से बात करते टाइम। अपनी रिसर्च, अपनी पढ़ाई और किताबों से अटैचमेंट जीरो है, जीरो। नहीं है तो बताओ क्यों जी? अपना विवेक का इस्तेमाल जीरो है ही नहीं। तो आपका विवेक कौन डिसाइड कर रहा है? अखबार और टेलीविजन और मोबाइल। और ना ही तो अखबार आपका है किसी का भी, जनता ने नहीं बनाया, जनता उसकी रिपोर्टिंग नहीं करती, जनता की कोई खबर उसके अंदर नहीं आती, नेताओं की आती है, पार्टियों की आती है, कंपनियों की आती है और एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। टेलीविजन आपने नहीं बनाया, टेलीविजन का पेटेंट अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन की वो CIA एजेंसी के नाम उन्होंने उस टाइम पे 1945 में डेवलप किया था, जिसका नाम रखा था माइंड कंट्रोल डिवाइस। ठीक है? और मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग आपने नहीं किया है, जिसने किया है वो अपने लिए किया है। किस लिए किया है पता है? बताइए, मोबाइल का आविष्कार क्यों हुआ? मोबाइल का क्यों आविष्कार हुआ? देखिए भैया, गहराई में जाने की आदत डाल लीजिए, वरना अपने बच्चों की कब्र हम अपने हाथों से खोदेंगे। कहने को हमारी बातें जब समझ में नहीं आएंगी तो ये कह देंगे कि मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन आपको जानकर अब तो पता चल ही गया होगा कि 2-3 साल, इस जो 3 साल जो आपके गुजरे हैं, 26 जनवरी 2021, उस दिन से आपके ऊपर पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस वैक्सीन का मास ट्रायल शुरू हुआ था। पता है ना ये बात? आपको पता है ना? और जब मास ट्रायल हुआ तो वो वैक्सीन्स आपको पैसे में मिली कि फ्री मिली? कब, कैसे मिली? अच्छा, जो भी चीज इतिहास में, आपके जीवन में, आपके बड़ों को, आपके पापा को या आपके दादा को कभी किसी को कोई चीज फ्री मिली थी, क्या आपको भी वो फ्री मिल रही है अब? या उसके लिए आपको अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम, अपनी कमाई का एक बहुत अहम हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है? हाँ जी, जो चीज आपको कभी भी फ्री मिली थी वो आज लाइन में लगकर लेनी पड़ रही है। कुछ भी है, कुछ भी, पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP पहले फ्री दिए गए थे, केमिकल्स पहले फ्री दिए गए थे, आपके घरों में टॉयलेट आपको फ्री दिया गया था, आपके बिजली आपको शुरू में फ्री दी गई थी, किसान के लिए खेत में बिजली फ्री थी, आपको पानी फ्री मिलता था। क्यों जी? आपकी रेल में यात्रा फ्री के जैसी थी। अभी कल एक महात्मा कह रहा था, महात्मा ही कहूंगा उसको, बेचारे को अंतर ध्यान नहीं रहता है, मोतीलाल के ही सपनों में, और कहता है मोतीलाल ने देखो एयरपोर्ट पे क्या हाल कर दिया, एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ होती है आजकल, इतनी भीड़ पहले रेलवे स्टेशन पे होती थी। मेरे को मिल गया बाई चांस, बोला देखो इतनी भीड़ कर दी। मैंने कहा अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब लोगों के पास पैसा आ गया। मैंने कहा भैया, एक मारूंगा चपेड़ और तेरे को दिखाऊंगा दूसरी तरफ की बात। भैया जी, रेल की टिकट जहाज की टिकट के बराबर कर दी है, इसलिए आदमी को लगता है 500 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। रेल की टिकट 1 महीना पहले भी बुक कराओगे तो वो वेटिंग में ही दिखाता है 1 महीने तक।
ठीक है, आदमी डरा रहता है, पता नहीं कन्फर्म होगी नहीं होगी, अंदर जाके सेटिंग होगी नहीं होगी, डरता 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 बेचारा बिल्कुल एंड में आके 2 दिन पहले अपनी वो कैंसिल करा के जहाज के लेता है कि चल 1000 रुपया फालतू दे के जहाज में चला जाता हूं, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा जहां 20 घंटे लगते थे। वो बेचारा मजबूरी में जा रहा है जहाज में, वो पैसा है उसके पास इसलिए नहीं जा रहा है, नहीं समझे ना। और जहाज का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है, अगर आपको नहीं पता हो, पुणे के एयरपोर्ट पर जाकर देखो, आपको जहाज में एंट्री करने से पहले अपने चेहरे का स्कैन देना पड़ता है, फेशियल रिकॉग्निशन। आपके इतने चेहरे के स्कैन हो रहे हैं, आपके हर फेशियल रिकॉग्निशन के लिए चल रहा है सारा खेल। क्योंकि पहले जो भी चीज आज तक आपको थोपी गई है, जो भी चीज को आपने अपनाया है, वो हर चीज पहले अमीर आदमी के पास आई है। नहीं आई हो तो बताओ। हर चीज, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, यहां तक की महंगी बीमारियां पहले किसके पास आई? अमीरों के पास ही आती भैया। वो महंगी चीजें खरीदते हैं, महंगी चीजों से महंगी बीमारियां खरीदते हैं। गरीब आदमी मौसमी सब्जी खरीदता है, उसको बीमारी होएगी नहीं। मौसमी सब्जी खाने वाले को थोड़ी होगी, जो स्टोर की सब्जी खाएगा, जो अमेरिका की खाएगा। अब जो राजस्थान का आदमी अगर कश्मीर की सेब खाने लग जाएगा तो बीमार पड़ेगा भाई 100%। अगर यहां का आदमी सेब खाएगा तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। यहां का है ही नहीं वो फ्रूट, यहां के मौसम के हिसाब से बना ही नहीं है वो। तो जहां का मौसम ही नहीं है, उस मौसम बेमौसमी चीज खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे तो आपको वहां की लोकल बीमारी थोड़ी होगी, फिर इंपोर्टेड बीमारी होगी। अगर इंपोर्टेड चीज खा रहे हो तो वो जो इंपोर्टेड बीमारियों का इलाज फिर इंपोर्टेड ही करना पड़ेगा दवाइयों से। तो जितनी भी चीजें आपको पहले फ्री दी गई थी, उन सब चीजों की कीमत आपकी अगली पीढ़ियों ने चुकाई है साहब, है। तो अभी आपको एचपीवी की वैक्सीन लग रही है ना, इसकी कीमत कौन चुकाएगा पता है? अरे अगली होएगी नहीं जो लगवा लेंगे उनकी तो होएगी नहीं अगली पीढ़ी। गुजरात में बिल गेट्स के ऊपर हजारों आदिवासी लड़कियों के गर्भाशय कैंसर का मुकदमा चल रहा है अभी भी। मालूम है आपको क्या? कब था ये? जब यही एचपीवी वाले इंजेक्शंस गुजरात में आदिवासी लड़कियों पर ट्रायल किए गए थे। साउथ अफ्रीका के अंदर हजारों लड़कियों को यूट्रस निकलवाना पड़ा था, क्योंकि यूट्रस कैंसर हो गए थे उनको ये लगवाने के बाद। और हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस पुराने टाइम से कौन सुन रहा है? ये एचपीवी के बारे में मैंने बोला, किस किसने सुना हुआ है? बोला है ना पहले से ही कि अब आ रहे हैं 8 से 14 साल की लड़कियों के लिए, तुम्हारे स्कूलों में आके ठोकेंगे। पहले आपको ऐसी आदत डाली, पहले आपको ऐसा एहसास कराया कि आपके बच्चों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर आपको एहसास दिलाया कि सरकारी में नहीं पढ़ना, आपको प्राइवेट में पढ़ना जरूरी है। और प्राइवेट स्कूलों को अब डंडा करके रखा है कि हर बच्चे का सारा डेटा चाहिए हमको। उसके लिए परमानेंट एनरोलमेंट नंबर बन रहा है, PEN, उसके लिए अपार आईडी बन रही है, उसके लिए ये पूरा का पूरा। आपको क्या लग रहा है? NEP देखी है आपने? किसी ने पढ़ी है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसी ने पढ़ी है? कभी किसी ने उसका अध्ययन किया है? उस अध्ययन में आपने देखा हो तो उसमें क्या चीजें NEP के 2 मेन बातें क्या है पता है? मैं आपको बता देता हूं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसमें एक लाइन बड़ी स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है कि हर स्कूल को एज अ वैक्सीनेशन सेंटर डेवलप करेंगे हम। हर स्कूल को, समझ गए? दूसरी कहानी क्या लिखी है पता है? स्कूल के अंदर फंडिंग ना सरकार देगी ना कोई और दे, स्कूल अपनी मैनेजमेंट अपने आप देखे। और सिर्फ स्कूल नहीं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब फिर किससे लूटेंगे वो? आप ही से। इंतजार कीजिए, देखो कमाल की बात। पूरा गांव अपने बच्चों को अपने गांव के सरकारी स्कूल में भेजता था। वो सरकारी स्कूल की जमीन किसकी थी? गांव की। उसमें बिल्डिंग किसने बनाई? गांव ने सहायता दे देकर बनाई, सबके गांव में। यहां महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा, पंजाब, सब जगह गांव ने पैसे दे देकर वो बिल्डिंगें बनवाई। सिर्फ टीचर बाहर से आता था, वो भी सरकार ने भेजा, सिर्फ टीचर। इसको समझना, क्योंकि ये टीचर नहीं है,
इस रोल में आपका पटवारी भी है, इसी रोल में आपका डेप्यूटी कलेक्टर है, इसी रोल में आपकी आंगनबाड़ी वर्कर है, इसी रोल में आपके सारे डिपार्टमेंट, आपके सारे सिस्टम को खाने वाले भ्रष्टाचारी लोग भी हैं। इसी के पोजीशन पर, यानी जो टीचर कर रहा है वही हर सरकारी कर्मचारी कर रहा है। इसको समझना, जो टीचर कर रहा है ना, मैं तो नौकरी के लिए कर रहा हूं जी। आपके बच्चे को 10वीं क्लास का पेपर नहीं देने देंगे अगर आपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो। कौन बोल रहा था ये? टीचर। और वो टीचर कौन है? आप ही का भाई भतीजा है ना। जितने एनजीओ वाले आए वो कौन है? आप ही के भाई भतीजे। आंगनबाड़ी वर्कर हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, डीसी हो, नेता हो, वो कौन है? आप ही के समाज का आदमी है ना। ये सब लोग वही वो काम कर रहे हैं जो टीचर ने किया। मैं टीचर का एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी जगह अपना हिसाब किताब लगा लेना। और आप किसी न किसी डिपार्टमेंट के व्यक्ति को जानते हो, आप उस डिपार्टमेंट की गहराई में जाना और उस डिपार्टमेंट की गहराई को समझना कि उस डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार को अलाउ क्यों किया गया है, उस डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार बकायदा प्लानिंग के तहत क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके अंदर क्या किया गया है। पहले आदमी को ये लोग आपके समाज को तोड़ने के लिए कभी भी खुद नहीं आएंगे। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं कि अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों का शासन था, गांव में अंग्रेज घुसते नहीं थे, गांव में पुलिस भी नहीं घुसती थी। आज से 30 साल पहले के दौर को फिर से अगर दोहराओगे पुलिस के मुकाबले, पुलिस के एंगल से, तो आपके गांव में कुछ गांव ऐसे थे 30 साल पहले भी, इवन आज भी ऐसे कुछ गांव हैं पिछले 2-4 साल से पहले तक, जिन गांव में पुलिस अगर एंटर करती है तो पहले पूछती है सरपंच से कि आ जाए कि नहीं आए। पुलिस की एंट्री भी अलाउड नहीं थी। अभी आदिवासी इलाकों में इसको समझना है ना, तो उस दौर को, इस दौर को और भविष्य में जो आदिवासियों के साथ होना है उस दौर को, तीनों को कंपैरिजन में देखना। क्योंकि आदिवासी वहां खड़े हैं आज जहां आज से 30-40 साल पहले हम खड़े थे। समझ गए ना। और आज आपकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है उनके लिए खड़ा होना, उनके लिए बोलना, हर जगह पर बोलना कि तुम ये जो उनके साथ कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। क्योंकि जो आपका सत्यानाश हुआ है, जो रोहिंग्याज का हुआ है, जो नेपाल वालों का हुआ है, जो पाकिस्तान का हुआ, जो श्रीलंका का हुआ, जो कनाडा का हुआ, जो अमेरिका का हुआ, जो जापान का हुआ, वो सब आपका भी होने वाला है। जहां जहां जंगलों के सर्वनाश हुए, साउथ अफ्रीका कितना समृद्ध इलाका है, उसको गरीब बताया उन्होंने, गांव को गरीब बताया उन्होंने। इतने हरामखोर लोग हैं, क्योंकि सारी मीडिया उन्हीं की है, जो चाहे आपके दिमाग में प्लांट कर सकते हैं। तो वो जो मैं पहले आपको आदिवासियों का एंगल बताता हूं, फिर मैं इस टीचर पे आता हूं। टीचर पे आऊंगा, ठीक है, बताना, क्योंकि ये आप ही के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये बताओ। मैं कुछ भी ऐसा तो नहीं कह रहा, जो हवा हवाई किताबी बिना मतलब की बातें कह रहा हूं, ये आपको दिख रहा है, आपके आसपास हो रहा है। आदिवासियों में बहुत सा इलाका ऐसा है जहां सरकार का आदमी की एंट्री अलाउड नहीं है, पता है ना आप लोगों को। वहां वो जाने नहीं देते हैं। वहां वो क्या बोलते हैं कि पहले आपको गांव की कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। बीआरओ देखो कितने साल चलती है इनकी प्लानिंग, मैं उसको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, पुलिस, प्रशासन, डिप्टी कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबने ट्राई मार के देख ली, उस एरिया में एंटर नहीं कर पाए। सड़क नहीं बनने दी उन्होंने, क्योंकि वो क्या बोलते हैं पता है, उनकी बड़ी गजब की बात है। वो बोलते हैं, जैसे मुझे पिछली एक मीटिंग के अंदर किसी ने बोला था कि सड़क नहीं होती या हवाई मार्ग नहीं होता तो आप हरियाणा से यहां कैसे आते हैं। उन्होंने ऐसा बोला मुझे। मैंने कहा कि अगर हमारा सत्यानाश नहीं हो रहा होता तो मुझे यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर यहां के लोग अपने आप अपने एरिया को बचा लेते तो मेरे को भी बुलाते भैया यहां समझाने के लिए, है, अपने आप ही ना समझा लेते। तो मुझे आपने बुलाया कि आप समझाओ, है ना। अब मैं क्यों समझा रहा हूं आपको फिर वहां से आके, मुझे यहां आना नहीं, मुझे यहां रहना नहीं, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई कि अगर अपना बच्चा बचाना है तो मुझे इधर वाला पड़ोसी भी बचाना पड़ेगा और इधर वाला भी बचाना पड़ेगा। क्योंकि वो बच्चे अगर वैक्सीन, अगर उसमें
इंजेक्शन में, अगर नशे के इंजेक्शन या किसी और गलत चीज में घुस गया तो अगला नंबर तो मेरे बच्चे का आना है, क्योंकि मेरा बेटा उसके साथ तो खेलता पड़ता रहता है, वही तो नौकरी करता है, क्यों जी? तो मेरे को अपना बच्चा बचाने के लिए अपना पूरा पड़ोस बचाना पड़ेगा, पड़ोस बचाने के लिए इस पड़ोस को अगला पड़ोस बचाना पड़ेगा, इस तरह से मुझे पूरा गांव बचाना पड़ेगा, और अपना गांव बचाने के लिए मुझे पड़ोसी गांव बचाना पड़ेगा, और पड़ोसी गांव बचाने के लिए मुझे पूरा जिला बचाना पड़ेगा, और पूरा जिला बचाने के लिए मुझे दूसरा जिला भी बचाना पड़ेगा, और पूरा दूसरा जिला बचाने के लिए मुझे पूरा स्टेट बचाना पड़ेगा, स्टेट के लिए मुझे पूरा देश बचाना पड़ेगा, दूसरे स्टेट भी बचाना पड़ेगा। यानी आपके पास यहाँ आना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आखिर में अपना बच्चा बचाना है, तो मुझे समाज में जहां भी गलत हो रहा है वहीं पर जाकर के बताना पड़ेगा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये फैलता फैलता आपके मेरे घर तक आएगा ही आएगा ना। नशा हो, गलत चीजें हो, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, कुछ भी गलत हो, अच्छी चीज है वो प्रचारित होगी, ये अच्छी बात है, उसको प्रचारित करना पड़े, और बुरी चीज को वहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये फैलता फैलता मेरे घर तक भी आएगा। तो जहां भी मुझे दिखाई देगा, आप बुलाएंगे, आपके पास कोई और बुलाएगा, उसका हाँ भाई वो बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये वहीं से वन ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपके यहां जो नशा है वो आप थोड़ी बोते हो, आप थोड़ी बो रहे हो, हीरोइन आपके यहां थोड़ी होती है, अफगानिस्तान में होती है। अफगानिस्तान से यहां तक की रोड बना रहे हैं भाई साहब मोतीलाल जी, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, क्योंकि कई बार वो अडानी जी जब लेकर आते हैं उधर से समुद्री मार्ग से, तो रास्ते में समुद्र में कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी पकड़ा है, तो रोड पे तो पक्का है, अपना इलाज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं होगा। तो पूरा नशा पूरी खेत पहुंचेगी ना, ट्रक के ट्रक भर के, आपके बच्चों को देने हैं ना उन्होंने, पता है कि आपको ये डिजाइन नहीं पता ना, अब जरा डिजाइन इस पे जो चिंतक लोग हैं वो समझना, जहां भी अडानी का प्रोजेक्ट आना होगा, जहां भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस इलाके के 25-30 किलोमीटर में पहले हीरोइन, ब्राउन शुगर ये और कोकीन वगैरह पहले पहुंचेगी, 2-4 साल पहले या 6 महीना पहले, समझे? क्यों पहुंचेगी? एक तो जो यूथ है जो डिप्रेशन में है वो उसका आदी हो जाएगा, एक बार आदी हो जाएगा तो पहले अपने घर का सामान बेचेगा, जब सब कुछ बिक चुका होगा 2-4 लोग ऐसे भी पकड़ लेगा। अब गांव में अगर मान लो आपके गांव में 10 बच्चे नशे के ऐसे हैं जो आदी हैं, और अब उनके पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं है, तो अब उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं, किसी को थप्पड़ मारने के, किसी की टांग तोड़ने के, और उसके बदले में तुमको 1 महीने की सप्लाई हमारी तरफ से फ्री दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते? कोई इंस्पेक्टर फालतू बोलता हो, कोई बलारा फालतू बोलता हो, इसका इलाज बांध दो। अब नशेड़ी आदमी ने मार दी गोली, एक आदमी को जेल हो जाएगी, बाकी के सारे उसकी पूरी फैमिली को घर में तनख्वाह घर बैठे मिल जाएगी, उसको क्या दिक्कत है भैया? तुम्हारी जेल में भी सप्लाई पूरी मिलेगी, क्योंकि प्रशासन अपना ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? समझ आ रही है कि क्यों आएगा? अब जो मान लो मैं बताऊंगा पूरे गांव को जागरूक करूंगा कि देखो तुम जाग जाओ, ज्यादा बढ़िया भाषण देना होता है उसको चुनाव लड़वा दो, चुनाव लड़के एमएलए एमपी बन के बैठ जाएगा, फिर मैं कहूंगा अब ये लड़ाई लड़ेंगे गांव वाले को बचाएंगे, तो फिर मेरा पीए मेरे कान में कहेगा साहब सिस्टम से चलना पड़ेगा, तो क्योंकि नाउ यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, फिर अब आप विरोध नहीं कर सकते। नहीं तो फिर एक बार आप बन गए एमएलए एमपी, मान लो अगर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो अगली बार आपकी सेटिंग हो जाएगी, फिर कह देंगे लोगों ने नकार दिया। सच्चा रहेगा तो लोग नकार देंगे कागजों में, और झूठा रहेगा तो पब्लिक में बढ़िया मैसेज जाएगा कि सब चोर होते हैं, वहां बजाने के बाद सब चोर हो जाते हैं, है कि नहीं? फिर आप राजनीति से नफरत करने लग जाओगे कि भैया अगर जो भी राजनीति करेगा वही सब चोर हो जाते हैं। सिस्टम समझ में आ रहा है? ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब मैं फिर से आदिवासियों पे आता हूं। आदिवासी क्लोज सर्कल में रहते हैं, किसी को घुसने नहीं देते हैं, खाने पे, हाँ आदिवासी वाले पॉइंट पे मैं इस ट्रैवलिंग वाले बात पे बता दूं, अगर किसी भाई को ये लगता हो कि ये रोड और ये रेल और ये जहाज ये आपके विकास की निशानी है, तो उस भाई को ये समझना चाहिए कि भाई अगर मुझे करनाल से चंडीगढ़ से महाराष्ट्र आने के लिए
3-4 घंटों में ही पहुंचना हो या 5-6 घंटों में ही पहुंचना हो, और मुझे ऐसा डिजाइन किया हो प्रकृति ने, तो मुझे प्रकृति पंख लगाकर भेजती नहीं। अगर मुझे वहां आने के लिए डिजाइन किया गया हो तो मुझे पंख लगाकर डिजाइन करती है प्रकृति। अगर आप राजस्थान में रहते हो ना, तो वहां पानी की कमी है, जहां पानी की कमी होगी वहीं ऊंट के पास या वहां के जानवर के पास पानी का स्टोरेज सिस्टम अंदर ही दे देगा, उसको यूज करता रहेगा। एक ही बार में इकट्ठा पिया, हफ्ते भर का माल इकट्ठा हो गया, ले अब मिलेगा ही नहीं, ना मिले मिल गया तो फिर कर लेंगे, नहीं मिले तो ना मिले। ठीक, पौधों के पत्तों से पानी जो होता है, नमी जो होती है, वो वाष्पीकृत होती है, तो पानी उड़ता रहता है एनवायरमेंट के अंदर। लेकिन जहां पानी ऑलरेडी कम है तो वहां के पौधों में पत्ते ही नहीं होते, पत्ते होंगे तो कांटे की शक्ल में होते हैं, जैसे कैक्टस वहां पर मिलेगा आपको ज्यादातर, जहां पानी कम होगा। जहां जैसा पानी ज्यादा है वहां के पत्ते चौड़े चौड़े हो जाएंगे, खूब पानी पिएंगे, खूब उड़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। वहां पर उसके पत्ते के ऊपर इस तरह का ऑयल अपने आप निकलता रहेगा, कोई पत्ता गीला भी नहीं होएगा, नहीं तो गीला होएगा तो वो सड़ जाएगा पानी के अंदर। मींस आप पहाड़ में अगर रहते हो तो वहां के जानवर के ऊपर जो शरीर पे है बाल ही बाल हो जाएंगे कि वो उसको ठंड में बचा के रखे ऑटोमेटिकली है। समंदर का पानी, समंदर में रहने वाला कोई जीव है वो चिकना इतना हो जाएगा कि वो अपने आप ही, वो उसकी बॉडी ही स्ट्रीमलाइन होती है कि पानी उसको पानी के अंदर आराम से वो मूव कर जाए। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। जहां पर माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो एक ही जगह पर नहीं रह सकते, सेम मौसम, मतलब उनके लिए मौसम में परिवर्तन होने में उनको दिक्कत होती है, तो वैसा ही मौसम सेंस करके कि यहां पर जो मौसम है हमें ऐसे मौसम में ही रहना होता है, यहां इतनी ठंड हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो उस जगह से अपना दिनों के हिसाब से वो अपना माइग्रेट होकर के दूसरी जगह, उनको पंख दे दिए। आदमी को दी 2 टांगे, हमको 2 टांगे इसलिए दी कि हमारा जो एक्चुअल में मूवमेंट है वो इतना है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जाना और आना हो जाए, इतनी दूर तक तो चलेगा। आपका माइग्रेशन जो है वो इतनी दूर तक तो चलेगा जहां आपका जन्म हुआ है। अब मैं इसको कैलकुलेशन करके बताऊं अगर आपको, कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक का ले लेते हैं कि टोटल 12 घंटे बनते हैं। 6 घंटे में आप कितना चल सकते हो? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलो और आराम भी कैलकुलेट कर लो। हम 6 घंटे का बिना आराम का ही कैलकुलेट कर ले तो 30 किलोमीटर बनता है ना। 12 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 60 किलोमीटर चल सकता है। तो वापस जाना और वापस आना यानी कि 30 किलोमीटर तक अगर आपका माइग्रेशन होता है तो आपके शरीर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 30 किलोमीटर से ज्यादा जा रहे हो तो आपकी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक है। आप गौर करो, जो आदमी जहां पैदा हुआ है वहीं रह रहा है तो वो बीमार नहीं होगा। आपको गांव में जाके चेक करो, जो सबसे कम अपने गांव से निकले हैं वो सबसे कम बीमार हैं। जो सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा बीमार है। जो अपनी लोकल सब्जी खा रहे हैं और मौसमी सब्जी और मौसमी फ्रूट और मौसमी अपना पौधे अन्न खा रहे हैं बिना केमिकल के डाले हुए, वो बीमार नहीं है। लेकिन जो बाहर की खा रहे हैं, स्टोर की खा रहे हैं, दूसरे प्रदेश की खा रहे हैं, विदेश की खा रहे हैं, वो बीमार है ज्यादा। जिनके शरीर में बाहरी केमिकल नहीं गया है वो बीमार नहीं है। जिनके शरीर में जितने बाहरी केमिकल हैं वो उतने बीमार है। नहीं, कैलकुलेशन करो ना भाई। आप देख पा रहे हो अपने आसपास के लोगों को कि नहीं देख पा रहे हो? अगर कोई आपके गांव में 105 साल का आदमी जिंदा है या 100 साल का जिंदा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आज तक वो एलोपैथी वालों के यहां नहीं फंसा। अगर वहां चला गया होता, एक बार एलोपैथिक डॉक्टर के पास की विजिट उसके 2-4 साल कम कर ही देती है, एक बार का दाखिल होना। समझ गए ना आप? तो जितनी ज्यादा वो दवाइयां खा रहा है उतना ही, कोई 45 में टपक लेता है, कोई 50 में टपक लेता है, कोई 60। पहले 100 कैसे जी लेते थे भैया, है ना? जब तक ये WHO वाले नहीं आए थे तब तक वो खूब जी रहे थे और स्वस्थ जी रहे थे। WHO वाले आए तो खूब मर रहे हैं और पूरी जिंदगी बीमार होकर सारी कमाई उनको लुटाकर मर रहे हैं। नहीं? हाँ जी। और डॉक्टर कौन है? आप ही का भाई भतीजा। पेस्टिसाइड बेचने वाला दुकानदार कौन है?
आपके आसपास किराने में जो जो कबाड़ बेच रहे हैं वो कौन है? वो भी आप ही हैं। मतलब या तो आप ही हो या आप ही का कोई रिश्तेदार, जानकार, दोस्त, भाई, भतीजा है आपके गांव का है। तो अब मैं यहां पर आता हूं फिर से इसलिए रोड की जरूरत है आपको, प्रैक्टिकली आपको रोड्स की जरूरत नहीं है। देखो एनिमल का, कोई बैल है, कोई आपका घोड़ा है, आपके कुत्ता बिल्ली है, इनके पैर रोड पर चलने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है? आपके पैर भी रोड पर चलने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन इन्होंने हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सारे रास्ते कैसे कर दिए? पक्के पक्के कर दिए। तो आपको पहनने पड़ेंगे जूते, जूते पहनोगे तो आप जमीन से रहोगे दूर, जमीन से दूर रहोगे तो प्रकृति से दूर, प्रकृति से दूर रहोगे तो अक्ल मारी जाएगी, अक्ल मारी गई तो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जूते पहनाने हैं इनको। देखो ना, जमीन किसका जिंदा मिलेगा? गांव में जाओ, जो आदमी सबसे ज्यादा नंगे पैर रहता है उसका जमीन जिंदा मिलेगा, आप उसका जमीन नहीं खरीद सकते। नहीं, मतलब ये एसोसिएशन देखो आप, जो जितने ब्रांडेड कपड़े पहनता है, जितने ब्रांडेड जूते पहनता है, उसको उतना जल्दी खरीदा जा सकता है। जितनी ब्रांडेड कारों में रहता है, जितना ब्रांडेड रहता है, वो उतनी आत्मा गिरी हुई है उसकी उसी लेवल पर। जो जितने बड़ी चीज में, जितने, अच्छा, जो अपने घर में कच्चा भी रखता है, अपने फल फ्रूट भी लगा रखे हैं, वो फिर भी प्रकृति के नजदीक है, वो फिर भी आपको जमीर वाला इंसान मिलेगा। जो फ्लैट में जितनी ऊंचा रहता है वो उतना ही जमीर गिरा हुआ मिलेगा आपको, जितने ऊंचे नंबर पर है। वो कबूतर खाना बोलता हूं मैं, फ्लैट गलती से बोल दिया। जो वहां जितनी हाइट पे रह रहा है उतना ही वो प्रकाश से दूर है, उतना ही वो हवा से दूर है, उतना ही वो प्रकृति से दूर है, उतना ही वो खुद से भी दूर है। कहने को उसका घर है, घर जैसी फीलिंग नहीं है वहां। नहीं लग रहा आपको? भाई मुझे तो लगता है, मैं तो नहीं रह सकता ऐसे। मुझे तो ऐसा फील होता है, मुझे तो दम सा घुटता है ऐसी जगह पर, जहां ये जगह ज्यादा पसंद है। बल्कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ कितनी योजनाबद्ध तरीके से होता है। इसको मास्टर जी वाले पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा तो बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके स्कूल को कैसे बर्बाद किया आपके मास्टर के थ्रू। और फिर हम आएंगे, पहले आएंगे हम आदिवासियों पर, और उससे पहले मैं सड़क वाले पॉइंट पर फिर आ जाता हूं। रेल मार्ग जब बना, लोगों ने कहा रेल मार्ग से अंग्रेजों ने हमारे देश में विकास किया। कौन लोग हैं वो जो ये कह रहे हैं? केवल पढ़े लिखे, अखबार पढ़ने वाले, टीवी देखने वाले, सरकार की बात करने वाले, सरकार में बैठे हुए सरकारी लोग। वहां से बात ट्रांसफर होकर गांव तक पहुंचती है। अच्छा, किसी ने भी अगर हिस्ट्री चेक करी हो इंडियन रेलवे की, तो आपको पता चलेगा कि जब इंडियन रेलवे बना और जब रेल मार्ग प्रशस्त हुआ, उस टाइम पर एक यात्री गाड़ी चलती थी और 10 मालगाड़ियां चलती थी। और माल कहां से कहां जाता था? जहाज के लिए जहां भी बंदरगाह है वहां तक। रेल मार्ग शुरू में जो बने वो सारे बंदरगाह पर सामान पहुंचाने के लिए बने, नहीं बने? सर्च करो, कलकत्ता मिलेगा, बंबई मिलेगा, चेन्नई मिलेगा, मतलब बंदरगाह से वहां तक। काम करने के लिए मजदूर चाहिए सस्ते, तो वहां पर फिर आपको आबादी भी बढ़ेगी, तो महानगर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। और महानगर समंदर किनारे काहे को है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब एक तीर से कई निशाने लगते हैं इसमें। एक तो महानगर में रहोगे तो अपना गांव छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर आकर कचरे में रहना शुरू करोगे, है ना? इतना बड़ा मकान, मतलब वो कहां, तो आप मतलब पूरा 1000 गज के मकान में गांव में रहते थे, इतना बड़ा आंगन था, 10-10 अपनी भैंस, गायें, बकरी सब पाली हुई हैं, खूब खाओ पियो मौज करो, पूरे गांव के साथ मस्ती में रहो। और कहां पैकेट वाला खाना चालू, कहां सारा का सारा कबाड़ खाना शुरू, कहां सारा प्रिजर्वेटिव वाला खाना शुरू, कहां तो सारा गांव जानता था निकल जाओ तो राम 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 है, और कहां कोई बात ही नहीं करता है शहर में। कहां फ्लैट वाले को भी इतना ही जानते हैं कि शर्मा जी है, नाम पूरा नहीं पता भाई, औरत फिर भी एक दूसरे को जानती है।
उनका नाम, लेकिन आदमी को तो पता ही नहीं है कि शर्मा जी का पूरा नाम क्या है, एक्चुअली क्या करते हैं, घर में कितने लोग हैं, बहन कहाँ कहाँ ब्याह रखी, कुछ नहीं पता। गांव वालों को पूरी हिस्ट्री पता है शुरू से आखिर तक की। अब कहते हैं कि प्राइवेसी के नाम पर, भाई गांव में तो बड़ी नजर रखते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाओ, शहर में आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे की 24 घंटे नजर है। यहां कम से कम गांव में आपका आदमी तो जानकार है। लेकिन मोटी बात यह है कि रेल मार्ग आपके लिए नहीं बना था। अब पब्लिक हो गई ज्यादा, अंग्रेज चले गए, तो उनको व्यापार की वो नीतियां, या एक्चुअली लूट की जो नीतियां उन्होंने बनाई थी वो उनकी चलेगी नहीं, तो सरकारों को ऐसे आदमियों को हाथ में देकर जाना जहां वो लूट की नीतियां बना सकें। यूनाइटेड नेशंस के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के गुलाम बन करके वहां की पॉलिसीज को अपने देश के ऊपर इंप्लीमेंट करते रहे। जैसे भाई देखो ना, अगर सरकार में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गुलाम बैठा होगा तो वो पॉलिसीज जो यूनाइटेड नेशंस में बैठे गुंडे हैं वो चलाएंगे। अब यूनाइटेड नेशंस को कौन चलाता है? जो यूनाइटेड नेशंस को डोनेशन देगा वही तो चलाएगा, क्यों जी? अब डोनेशन कौन दे रहा है पता आपको? रॉकफेलर, रॉथस्चिल्ड, बिल गेट्स, हैं? समझ रहे हो बात? तो मालिक कौन? वही लोग। तो वो पॉलिसी यूनाइटेड नेशंस पे थोपेंगे, यूनाइटेड नेशंस जो है वो भारत पे थोपेगा, भारत की सरकार पे, सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों पर थोपेगी, सरकारी कर्मचारी देश की जनता पर थोपेंगे। तो अल्टीमेटली वही अंग्रेज फिर वहां से बैठ के चला रहे हैं। अब देखा कुछ लोग बीच में ऐसे आ गए जो जनता के हितों की बात करते थे, जनता के हितों की बात करते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए कि जनता के लिए रेल मार्ग खुल गया। तो रेल जो है वो सस्ती हो गई चलना, और रेल बढ़िया हो गई, सुविधाजनक हो गई, तो लोगों ने रेल से आना जाना चालू कर दिया। जब रेल से आना जाना चालू कर दिया, अब इसी पटरी के ऊपर अगर मान लो अडानी को नई रेल चलानी हो और उसमें कितना सामान लेकर जा रहा है, कितना ला रहा है, ये सारी जनता को दिखाई दे जाएगा। तो अडानी ने अपने पालतू कुत्ते से क्या कर नई पटरियां बनवा ली, नई एलिवेटेड पटरियां बनी, पता है ना आपको? और कहां से कहां बनी है? कैलकुलेट करो, पता करो। बिल्कुल J&K से लेकर बिल्कुल इधर नीचे तक, और इधर से लेकर इधर तक, पूरे कंट्री में हर जगह जहां रेल की पटरी नहीं बन सकती थी वहां भारतमाला प्रोजेक्ट चालू हो गया। पता आपको ये भी अडानी का है? पता है क्या? भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी का है। उस पर कितना टोल टैक्स लेना है ये भी अडानी ही डिसाइड करेगा। पता है क्या? ये भी नहीं पता ना? ठीक। और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट कहां से कहां है पता है आपको? भारतमाला प्रोजेक्ट, ये सारा का सारा। और भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर किसान की बुग्गी नहीं जा सकती, किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता, आपकी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। पता है ना आपको? ये वो नहीं जा सकते, ठीक है। और इससे बड़ी बात, ये सारे के सारे ट्रैक कहां से आते हैं, कौन सा रूट है, कुछ आइडिया है? क्योंकि हमारे पास रिसर्च करने का समय नहीं है, तो आपको बता दें, या तो वो रेल की पटरी या वो रोड, दोनों में से एक चीज, या तो किसी फैक्ट्री के पास से गुजरता है जो अडानी की ही है, या पावर हाउस के पास से गुजरता है जो अडानी का ही है, या फिर किसी साइलो से गुजरता है जो ये अन्न के भंडार बनाए ना, बड़े बड़े स्टोरेज बनाए हैं, या इनके बीच में से ये गुजरता है जो कि अडानी का ही है, या किसी पावर का कोई दूसरा सेंटर, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट है, चाहे विंड का है, चाहे सोलर का है, कोई पावर प्लांट है, चाहे वहां से, या कोई ना कोई माइनिंग है, कोयले की है, सोने की है, लिथियम की है, एल्यूमिनियम की है, बॉक्साइट निकले या कुछ भी निकले, या फिर उसके पास से गुजरता है, सारा का सारा माल। और एलिवेटेड हाईवे या एलिवेटेड रेलवे का ट्रैक अगर इसके आसपास आपका गांव है तो उस गांव पर जाकर एक बार नजर दौड़ाओ, आपको पता चलेगा उस गांव, उस रोड, उस ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन है ना, आज के टाइम पर एक अकेली ट्रेन वंदे भारत चलती है और बाकी पूरा दिन अडानी के कंटेनर चलते हैं। पूरा दिन पूरे देश को लूट लूट के वहां लेके जा रहा है जहां की नागरिकता लेके बैठा हुआ है, पूरे देश को। और अगर
आने वाले टाइम में जो 7 दिन की ट्रेनिंग होगी तो आपको हम बताएंगे पूरा का पूरा। आज भी हमारे देश के अंदर सोने का इतना भंडार अवेलेबल है, आज भी, इस वक्त भी, अगर आज इस प्राइवेटाइजेशन और इस लूट को रोकने में अगर आज कामयाब हो जाते हैं तो कोयला, सिर्फ मैं कोयले का ही बोल देता हूं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में इतना कोयला अवेलेबल है इस टाइम भी भारत के अंदर संपदा, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर सरकार के पास हो उसका नियोजन, और उस सरकार में से अगर जितना पैसा कमाई इस टाइम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, अगर वो सारी कमाई आज के टाइम पर सरकार करने लग जाए और उसके बाद वो पूरे देश के लोगों को बांट दे उस पैसे को, प्रति व्यक्ति हर महीने कम से कम 50,000 रुपया कमाई आ रही है हर व्यक्ति की, 140 करोड़ की पॉपुलेशन की, इतनी कमाई है अकेले कोयले से। अकेले सोने को अगर भंडार को अगर उसका निकालना और उसका कंट्रोल अगर सरकार के पास हो, और जाकर के संविधान के अंदर जाइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं अपने पास पड़े हुए हैं, उनको खोज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सारे प्राकृतिक संसाधन असल में जनता के होते हैं, जनता मालिक है, तो जितना भी उसका प्रॉफिट है वो जनता को मिलना चाहिए, और वो मात्र 1-1 रुपया प्रति टन के हिसाब से, मतलब सालों से उनकी जो प्रोप्राइटरशिप है वो कभी जिंदल ग्रुप के पास जा रही है, कभी टाटा ग्रुप के पास जा रही है, कभी अडानी के पास जा रही है, कभी अंबानी के पास जा रही है, मतलब सब जगह अडानी घुसा हुआ है इस टाइम। आपको मालूम ही होगा, तो एयरपोर्ट सारे अडानी को दे दिए, पोर्ट उसके पास है, सारी पोर्ट पूरे भारत के अंदर जो जो बंदरगाह है जहां भी सारियों पे अडानी का कब्जा हो चुका है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उसका कब्जा हो चुका है, बिजली पर उसका कब्जा हो चुका है, पानी पर उसका कब्जा हो चुका है, गैस पर उसका कब्जा हो चुका है, पेट्रोलियम पर उसका कब्जा हो चुका है। पता है ना ये बात है, तो गैस का कनेक्शन जो पाइपलाइन के जरिए आपके गांवों तक, शहरों तक पहुंच रहा है, वो सब अडानी का है। समझ रहे हैं? और ये आपको लगता है कि ये ट्रैक आपके भारत की डेवलपमेंट की निशानी है? आपको लगता है ये रोड आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपके लिए हो रहे हैं? कहां अंधेरे में हो भैया। अब इस रोड की कहानी को सुन लीजिए, फिर मास्टर जी पे आता हूं। पता लग गया ना रेलवे ट्रैक क्यों बनाए जाते हैं और ये रोड क्यों बनाए जाते हैं चौड़े। भाई साहब, आपके यहां नहीं है, हमारे वहां हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में, राजस्थान में, और ये जो स्टेट हैं जो हमारे हरियाणा दिल्ली के नजदीक लगते हैं, इन सारे स्टेट्स के लोगों के ऊपर एक बैन लग चुका है आज के टाइम पर।